आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पीडी रामकृष्ण। मस्ती की पाठशाला में मेरी क्लास में आप सबका स्वागत है। ठीक है, ये जो वीडियो जो मैं आज बनाने जा रहा हूँ और आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ, ये एक एनालिसिस वीडियो है। एक एनालिसिस है कि भारत के सामने उभरती हुई समस्याओं का। आपके 10th क्लास के पोर्शन में जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें 3rd चैप्टर है। ठीक है, चेंजिंग डेमोक्रेसीज और राइजिंग डेमोक्रेसीज रिगार्डिंग नेपाल के बारे में दिया हुआ है। और ये जो वीडियो है नेपाल के बारे में है। नेपाल ने किस तरीके से रंग बदलू गिरगिट का काम किया हुआ है और अपने जो पुराने दोस्त है भाई, जिसको भाई बोलता था, उसके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार, सारे स्टूडेंट का, सारे बच्चों का, और बाकी जो कोई भी व्यक्ति इसमें देखना चाहता है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, जिसको नॉलेज गेन करने, जिसको सामरिक स्थितियों में और सामरिक विषयों में, स्ट्रैटेजिक विषयों में जिसको रुचि है, उन सभी व्यक्तियों को का यहाँ पर स्वागत है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, केवल स्टूडेंट नहीं, ये स्टडी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, फॉरेन रिलेशन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी एंड यूज़ ऑफ सूडो डेमोक्रेसी, उसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। फॉरेन रिलेशन किस तरीके से एक्सप्लॉइटेड किए जाते हैं, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और भारत के जो नेबर्स है, भारत का किस तरीके से गलत इस्तेमाल करने पर आमादा है, और भारत कुछ भी नहीं बोल रहा है, हमारा शांति प्रिय पोस्चर को किस तरीके से लोग टेक इट ग्रांटेड ले रहे हैं, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। देखते हैं, हाल ही हुई घटनाओं का और डेवलपमेंट का हम लोग विश्लेषण करेंगे। वी विल एनालिसिस इट, बैक एंड में उसके एविडेंसेस ढूंढेंगे और फ्यूचर में आने वाली चीज़ों को प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, एक वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप आखिर तक देखिए और इससे आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगी और आने वाले जो प्रेडिक्शन है वो क्लियर हो जाएंगे। भारत के पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या समस्या है, और किस तरीके से इंटरनेशनल डेवलपमेंट में ड्यूरिंग इन एंड अराउंड दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट किस तरीके से पावर पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। देखिए, आज का टॉपिक है चीन के इशारे पर नेपाल। चीन के इशारे पर नेपाल पार्लियामेंट पासेस अमेंडमेंट बिल ऑन न्यू मैप। नेपाल की पार्लियामेंट में एक नए मैप को लेकर एक अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ है। एक नया मैप नेपाल ने जारी किया है, जिसमें भारत की ज़मीन को नेपाल के अंदर दिखाया गया है। ये वही काम किया है नेपाल ने जिस तरीके से पाकिस्तान करता है, जिस तरीके से चीन करता है। तो इसके पीछे क्या चीन का हाथ है? चीन के इशारे पर ये कठपुतली नाच रही है। कौन कर रहा है? भारत इसका जवाब कैसे देगा? भारतीय लीडरशिप के सामने ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, एक रियल चैलेंज खड़ा हो गया है। हाइपोथेटिकल चैलेंज के बारे में ये लोग भाषणों में बात करते थे, आज वो चैलेंज सामने खड़ा हो गया है। देखिए, जानते हैं चैलेंज क्या है, किस तरीके से नेपाल में ये डेवलपमेंट प्रोग्रेस हुई है, नेपाल का चेंजिंग नेचर क्या है, किस तरीके से नेपाल ने रंग बदलू गिरगिट का काम किया है। ठीक है, और किसके इशारा पर ये कर रहा है, देखते हैं, जानते हैं, इवेंट्स को हम लोग पड़ताल करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, भारत के और नेपाल के रिश्ते काफ़ी पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, इतने पुराने हैं कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से पहले के हैं। आप जानते हैं, राजा सिद्धार्थ जो आगे जाके गौतम बुद्ध बने, वो नेपाल से ही थे, नेपाल के लुम्बिनी से थे, और नेपाल में लिच्छवी साम्राज्य था और बाकी गणराज्य थे। भारत के जो संबंध है आज से नहीं है, या फिर आज़ादी से 1947 से नहीं है, ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से है। ठीक है ना, इतना पुराना हमारा रिश्ता है नेपाल के साथ। और नेपाल भारत का अभिन्न अंग था।
आज भी हम उसको इसी तरह से ट्रीट करते हैं, हालांकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। ठीक है, वो हमारा ही एक अंग है। वहाँ के लोग हमारी सभ्यता से है, और वहाँ के लोगों की भाषा, रहन सहन, बोली, धर्म, विचार, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, भारत का हर एक प्रधानमंत्री नेपाल विजिट करता ही करता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस पिक्चर्स में। ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री गर्मजोशी के साथ हाथ मिला रहे। लेकिन इस रिश्ते को किसकी नज़र लग गई? क्या हो गया इतने पिछले सालों में कि आज नेपाल जो है भारत को आग दिखाने पर आमादा है। बोल रहा है कि भारत ने हमारी ज़मीन ले ली है, वो ज़मीन हमारी है। उन्होंने अपने नए नक्शे रिलीज किए हैं और बोले कि उस ज़मीन को लेने के लिए हम भारत से लड़ने के लिए तैयार है। इतना सा नेपाल, छोटा सा नेपाल, बच्चा सा नेपाल, जिसको पैदा होने के बाद भारत ने पाला पोसा और बड़ा किया। ठीक है, भारत ने हर चीज़ दी, वो नेपाल आज भारत को आग दिखा रहा है। ठीक है, वो क्यों दिखा रहा है, किस लिए दिखा रहा है, इसके पीछे कौन हो सकता है और क्या षड्यंत्र है? इस छोटा षड्यंत्र है, बड़ा षड्यंत्र है, या फिर ये नेपाल की मिस्टेक है, गलती से उसने किया है, किसी के इशारे पर किया है? ये पूरी तरीके से पूरे दस्तावेजों के साथ, एविडेंस के साथ मैं आपके सामने अभी रखने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपके स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर जो एग्ज़ाम्स आएंगे उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से न जाने कितने बच्चे आईएफएस ऑफिसर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, या फिर मिलिट्री में कमांडर बनेंगे। आपको भारत की सामरिक स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी से आपकी नीति निर्धारण अभी से क्लियर कट होनी चाहिए। इसी के लिए मैं आपके लिए ये विश्लेषण, एनालिसिस लेकर आया हूँ। ठीक है, चलो चलते देखते हैं इनकी दोस्ती को, भारत और नेपाल की दोस्ती को अचानक ये क्या हो गया कि दुश्मनी में तब्दील होने जा रही है। हाल ही में खबर आई कि एक दिन पहले की खबर है कि नेपाल के पुलिस ने भारतीय सीमा पर फायरिंग की है, जिसके अंदर जो है 4 लोग घायल हो गए, एक की मौत हो गई और बाकी लोगों को नेपाल पुलिस ने पकड़ के रखा हुआ है। भारत और नेपाल के बीच में ऐसी कोई बॉर्डर नहीं है जहाँ पर फेंसिंग है, ऐसा कोई फेंसिंग नहीं है। ओपन बॉर्डर से एक तरीके के नेपाल हमारे एक स्टेट की जैसा ही हम उसको ट्रीट करते हैं। नेपाल के लोगों को यहाँ पर आने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, भारत के लोगों को भी नेपाल में जाने के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना वीज़ा की ज़रूरत है। नेपाल के लोग भारत में आके रह सकते हैं, यहाँ पर शादी कर सकते हैं, यहाँ पर जगह खरीद सकते हैं, यहाँ के सर्विसेज में काम कर सकते हैं, आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं। इतनी छूट हमने नेपाल को दे रखी है। भारत नेपाल को खाना पानी से लेके, दाने से लेके हर चीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, भारत से जो है नेपाल एकदम बहुत ही सस्ते दामों पर हथियार खरीद सकता है। ये हमने उनके साथ जो ट्रीटी की थी, फ्रेंडशिप और पीस ट्रीटी 1950 में, लिखा हुआ है। इतनी सारी छूट हमने नेपाल को दे रखी है, फिर भी ये परिस्थिति क्यों आई, कैसे आई, किस तरीके से आई, जानते हैं। ठीक है, ये है काठमांडू पोस्ट का 14 जून का लेख, फ्रंट पेज का। क्या लिखा है देखो, लोअर हाउस यूनानिमसली एंडोर्स proposal to consider amendment to the constitution to update new Nepal map in national emblem। नेपाल का जो नेशनल एम्बलम है उसके अंदर भी जो है नेपाल का मैप है। तो जो नया मैप, नेपाल का जो नया मैप इन्होंने एंडोर्स किया, जिसमें भारत के 3 भूभाग उन्होंने अपने क्लेम किए हुए। कौन से 3 भूभाग है? ऐसे कौन सी 3 जगह? एक है काला पानी, दूसरा है लिपू लेक, तीसरा है लिम्पाधुरिया। ठीक है, ये स्पेशली ये एरिया है। ठीक है, ये जो नेपाल का जो नक्शे में ये एरिया दिख रहा है, जो मैंने रेड मार्किंग किया है, ठीक है, आप अच्छे तरीके से देखिए, यही एरिया जो है वो क्लेम कर रहे कि हमारा है, और भारत ने हथियार रखा है पिछले 70 सालों से। 70 साल से सो रहे थे। ठीक है, फ्रॉम 1947 नेपाल सो रहा था? नहीं, नेपाल के नक्शे हर जगह पर उसने हर जगह पर ये माना है कि भारत की जगह है। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया? आज अचानक ये हवा उल्टी कैसे बहने लग गई, सूरज पश्चिम से कैसे उगने लग गया कि नेपाल बताने लग गया कि भारत ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ? क्या वाकई में भारत ने कब्जा किया है? नहीं। तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या है, इसके पीछे का राज क्या है। ठीक है, नेपाल ने नक्शा जारी किया और उनके लोअर हाउस ने इसको अडेप्ट किया, प्लस इस लोअर हाउस ने बताया कि उनके नेशनल एम्बलम में भी ये मैप जुड़ेगा। ठीक है, ये है उनका अपर हाउस, नेपाल का अपर हाउस है। ठीक है, जिसने लोअर हाउस से जो अमेंडमेंट पारित हुआ 258 वोट,
258 वोट से लोअर हाउस से ये पारित हो गया कि ये नया नक्शा हमारा है और भारत ने इस जमीन पर कब्जा कर रखा है और ये नक्शा अडॉप्ट किया जाता है। अभी ये बिल जो है नेपाल के अपर हाउस में पेंडिंग है। शायद आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक नेपाल के अपर हाउस ने इसको यूनानिमसली पास कर चुके होंगे। कल जो है विद्या देवी भंडारी इनकी जो प्रेसिडेंट है वो इस बिल पर मोहर लगाएगी और नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 3 में, ठीक है ना, आर्टिकल 3 में इसको ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद नेपाल ने सोचा है कि नेपाल भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में अर्जी दाखिल करेगा कि भारत ने हमारी जगह हत्या ली है। जो भाई, नेपाल को हम भाई मानते हैं भारत की तरफ से और भारत ने हर तरीके की मदद की, वो अचानक भारत के खिलाफ कैसे बोल रहा है? ये कैसे हो गया? क्या है? सभी को यही क्वेश्चन है। क्या ये एक दिन का गलती है या फिर किसी इंस्टेंट एक्शन का रिएक्शन है? भारत ने ऐसा कुछ बोला है या फिर ऐसा कुछ किया कि जिसकी वजह से ये हुआ है? जानते हैं। ठीक है, नेपाल इशू न्यू मैप क्लेमिंग इंडियन टेरिटरी एज नेपाल ओन टेरिटरी। दो सेक्शंस आर लिपुलेक पास। एक तो लिपुलेक पास है, ठीक है, जो चाइना के बॉर्डर से जुड़ता है आगे जाके, ठीक है। बुरैंग नाम की चाइना का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये ज्वाइन करता है। सबसे नियरेस्ट पॉइंट है अगर हमें चाइनीज ऑक्यूपाइड टिबेट को तक पहुंचना है, चाइनीज रीजन तक पहुंचना है, तो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है दिल्ली से, हमारे प्लेन एरिया से जाने का, वो है लिपुलेक पास, ठीक है। उसके बाद काला पानी एरिया है जो उन्होंने अपने मैप में दिखाया है, और तीसरा लिम्पाधुरिया, ठीक है। ये आपके सामने है। नेपाल ने जो अभी नया नक्शा, न्यू मैप जो रिलीज किया है, ये मैप उन्होंने फर्स्ट रिलीज किया 15 मई, 15 मई को इन्होंने मैप रिलीज किया और क्लेम किया कि इस मैप में जो दिखाई हुई ये जगह जो है, एक्सटेंडेड रीजन है, वो भारत ने नेपाल से लिया हुआ है। एक्चुअली वो नेपाल की जगह है, ठीक है। ये नया नक्शा उन्होंने जारी किया कब? 15 मई को जारी किया, ठीक है। उसके बाद अभी 13 जून को उसके लोअर हाउस ने कॉन्स्टिट्यूशनली इसको अडेप्ट कर लिया कि ये जगह नेपाल की है और ये भारत ने ऑक्यूपाई कर रखी है, इस तरीके से। और अभी वो जो बिल है न्यू मैप का, उनके अपर हाउस में पेंडिंग है। देखो किस तरीके से एक दोस्त दुश्मनी करने पर आमादा होता है, ठीक है ना। कैसे दोस्त अपने रंग बदलता है। रंग बदलू गिरगिट की कहानी हम देखते हैं, ठीक है। यह है नेपाल का रियल और ओरिजिनल मैप जो इतने सालों से चला आ रहा था, ठीक है। देखिए यहाँ पर वो जो है इलाका उसमें नहीं दिखाया गया, ये भारत के अधीन है। यहाँ पर चाइना है, इधर भारत है, ये इंडिया है और नेपाल है। तो उसके नेपाल के जो पुराने मैप के अनुसार वहां पर ये एरिया नहीं है जो नेपाल ने नए मैप में दिखाया हुआ। नए मैप का जो एक्सटेंडेड एरिया है वो अभी फिलहाल नेपाल क्लेम कर रहा है कि भारत ने ये ऑक्यूपाई कर रखा है, वो भारत ने नेपाल को रिटर्न करना चाहिए। इसके पीछे की कहानी अभी हम देखते हैं क्या है। ये है नेपाल का नेशनल एम्बलम। दोनों एम्बलम में ज़्यादा फर्क नहीं नजर आएगा। ये ओल्ड एम्बलम है, न्यू एम्बलम है, दोनों में आप देख सकते हो नेपाल का नक्शा है यहाँ पर भी, यहाँ पर। लेकिन ये न्यू एम्बलम उन्होंने अडेप्ट कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो नया जो एक एक्सटेंडेड आर्म जुड़ा है वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आपको इनलार्ज करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप अच्छे से देखिए यहाँ पर जो है अब तक जो 70 ईयर्स तक जो चलता आ रहा था, मोर देन 70 ईयर्स, यहाँ पर जो है नेपाल ने अपने नक्शे में ये जगह नहीं दिखाई थी, ठीक है। और उनके जो नेशनल एम्बलम में भी इन्होंने ये जगह इंक्लूड कर दी है। ये नया एम्बलम है। तो नेपाल का ये बदलता नेचर, बदलता रवैया क्या है और इसके पीछे इसकी मंशा क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है नेपाल की। नेपाल अचानक जो भारत का छोटा भाई था, अच्छा दोस्त था, ऑल वेदर फ्रेंड था, भारत उसके लिए हमेशा हर कठिन परिस्थिति में भाग के दौड़ कर जाके हर तरीके की मुहैया मदद देता था हर तरीके की, भले चाहे वो उसको इकोनॉमिक असिस्टेंस हो, मेडिकल असिस्टेंस हो, मिलिट्री असिस्टेंस हो, या फिर कंस्ट्रक्शन असिस्टेंस हो, या प्रोजेक्ट बनाना हो। हर चीज़ के काम में जो है
हमने नेपाल की बहुत मदद की है। नेपाल के बहुत सारे लोग भारत में अभी काम कर रहे हैं। नेपाल के बहुत सारे लोग गोरखा रेजिमेंट में है। गोरखा राइफल जो है, गोरखा रेजिमेंट, उसमें टोटल 34,000 जो नफरी है वो नेपाल से आती है, नेपाली गोरखा से, जो 34,000 लोग है। नेपाली लोग जो है सेना में अफसर भी है, ठीक है। और जो है नेपाली लोग जो है भारत के विविध सर्विसेज में भी है, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी, यहाँ पर व्यापार भी कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज भी है। तो नेपाल का भारत का दुश्मन होना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये आगे जानते हैं, क्योंकि इतने सारे नेपाली लोग हमारे विविध पोस्ट में है। अगर नेपाल हमारा दुश्मन बनता है तो ये जो सारे जो कार्यरत लोग हैं, डिफेंस में है, हायर लेवल पे है, यही लोग भारत के खिलाफ काम कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक चैलेंज भारत के सामने खड़ा हो गया है, ठीक है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके इशारों पर हुआ है, और भारत को कैसे निपटना चाहिए, हम इसी के बारे में अभी जान रहे हैं, ठीक है। तो नेपाल ये क्यों कर रहा है, नेपाल ये क्यों कर रहा है, देखिए, ये 15 मई का उसी दिन का स्टेटमेंट है, ठीक है। हमारे आर्मी चीफ मनोज ननावरे सर का, मनोज मुकुंद ननावरे सर का, ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं, नेपाल प्रोटेस्टिंग इंडियाज रोड वर्क एट समवन एल्स बिहेस्ट, आर्मी चीफ, समवन एल्स, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन केवल बोल रहा है कि नेपाल जो है खुद से नहीं कर रहा है, ये किसी के इशारे पर कर रहा है। तो अभी ये कौन है, किसके इशारे पर नेपाल नाच रहा है, ठीक है। इंडिया चाइना नेपाल, ये ट्राई जंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको मैप में, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देख रहा है आपको, ये जो मैप है, ये इंडिया नेपाल ट्राई जंक्शन है। हाँ, यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से, ये दिख रहा है, ये ट्राई जंक्शन, यहाँ पर इंडिया की बॉर्डर, चाइना की बॉर्डर और नेपाल की बॉर्डर, ये तीनों यहाँ पर मिलती है। और यहाँ से नज़दीक से जाता है लिपू लेक पास है, लिपू लेक पास है, और यहीं से मानस सरोवर जाने का रास्ता है, ठीक है। तो ये इलाका जो है वो नेपाल क्लेम कर रहा है कि उनका है, और इंडिया ने हथियार रखा है, ठीक है। तो हमारे आर्मी चीफ कह रहे हैं कि ये सरासर जो है नेपाल किसी के इशारे पर काम कर रहा है। इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने बताया हुआ कि ये काम कर रहा है, ठीक है। भारत ने क्या किया, भारत ने 8 मई को जो है मानस सरोवर यात्रा के लिए एक नया रोड ओपन कर दिया, ठीक है, ऑल वेदर रोड, जो कि इसी पास से थ्रू जाता है। ये रहे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, ये रहे डिफेंस मिनिस्टर, और ये आर्मी चीफ्स है यहाँ पर। इन्होंने डिजिटल कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये जो राष्ट्र रोड जो है राष्ट्र को समर्पण किया, ठीक है ना, कैलाश मानसरोवर रोड। तो ये रोड यही से जाता है। क्या ये रोड एक दिन में बन गया, नहीं, ठीक है। क्या रातों रात नेपाल को याद आ गई कि यहाँ, अरे भाई ये रोड तो हमारा है, यहाँ पर जो रोड बना रहा है इंडिया, ये जगह हमारी है, ये एक रात में हुआ? क्या फिर ये 8 मई को जो हमने रोड ओपनिंग किया उसकी वजह से हुआ? भारत क्या एक ही दिन में रोड बनाया? नहीं, भारत काफी दिनों से यहाँ पर रोड बना रहा था। नेपाल इस डेवलपमेंट को देख रहा था, देखते हुए भी इसने चुप्पी साधी, और अचानक ऐसा मौका देखकर सही समय पर उसने बोला। ये टाइमिंग बहुत मैच कर रही है, ठीक है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि चाइना ने हमारे लद्दाख की रीजन में इंट्रूजन कर रखा है, और यहाँ पर नेपाल ने इसी समय हमारे साथ बॉर्डर डिस्प्यूट स्टार्ट किया हुआ है। ये टाइमिंग बहुत मैचिंग कर रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और वो षड्यंत्र मैं आज आपको बताने जाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको ये पता चलता है पूरी तरीके से, मैं आप जो इसे बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर हो जाना है आगे वाले डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, और देखिए 13 जून का स्टेटमेंट है। जैसे नेपाल ने ये डिक्लेयर किया, उनके लोअर हाउस ने एक्सेप्ट किया 13 जून को 258 वोट्स के साथ कि ये जगह हमारी है। तो हमारे आर्मी चीफ का जो है एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट आता है, हम लोग वही राग दाप रहे कि हम लोग शांति दूत है। देखिए कैसे, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद नेपाल, नेपाल के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। वी हैव जोग्राफिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस लिंकेज, हमारे जो जोग्राफिकल लिंकेज है, अरे भाई जोग्राफी की तो लिंकेज है ही, कल्चरल लिंकेज है, दोनों तरफ एक धर्म के लोग रहते हैं, या फिर एक तरीके का कल्चर है, हिस्टोरिकल हमारे रिलेशंस है, गौतम बुद्ध के ज़माने से हम लोग हमारे उनके संबंध है, रिलीजियस लिंकेज है, ठीक है। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, आवर रिलेशंस विद देम हैज़ ऑलवेज बीन स्ट्रॉन्ग एंड विल रिमेन स्ट्रॉन्ग इन फ्यूचर, आर्मी चीफ जनरल MM ननावरे सिंह। ये
एकदम शांतिपूर्ण स्टेटमेंट है। हम लोग उनको शांति की अपील कर रहे हैं। भारत ने जो चोला पहन रखा है, सबने पहना, भारत शांतिपूर्ण है, शांति से बात करो, तो शांतिपूर्ण स्टेटमेंट हमारे आर्मी चीफ की तरफ से आया है। ठीक है, हमारे जो रक्षा मंत्री, उन्होंने भी क्या स्टेटमेंट दिया 14 को। ठीक है, उनकी जो वर्चुअल मीटिंग चल रही थी, बोले थे नेपाल के साथ हमारे रोटी बेटी के संबंध है। वो नेपाल हमारा सबसे ज्यादा करीबी दोस्त है। ठीक है, दोस्ती से भी बढ़कर है। नेपाली लोगों का खून हमारे भारत के स्ट्रगल में मिक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग भावनात्मक जुड़ाव नेपाल से रखते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन नेपाल क्या कर रहा है, हमारी भावनाओं को अपने पैरों तले कुचल रहा है। देखिए कैसे कुचल रहा है, और ये कैसे हुआ। अभी जो हमारे आर्मी चीफ ने जो बताया था कि हु इज समवन, समवन किसी व्यक्ति के या फिर किसी के कहने पर नेपाल ये कदम उठा रहा है, तो ये कोई और कौन है जो आर्मी चीफ के स्टेटमेंट में समवन करके वर्ड था, ये कौन हो सकता है, थोड़ा सा गेस कीजिए। ठीक है, क्या ये चीनी ड्रैगन तो नहीं है? इज इट चाइना बिहाइंड द सीन? या ये जितना भी कुछ नाटक हो रहा है, या फिर ये सीन बनाया जा रहा है पूरे बॉर्डर पर, एक तरफ पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, एक तरफ नेपाल से ये बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट किया जा रहा है, और चाइना ने तो अपना बॉर्डर डिस्प्यूट आगे बढ़ाया हुआ है। क्या नेपाल के इस कदम के पीछे चाइना तो नहीं है? हम डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसे किसी को, लेकिन चाइना हो सकता है। कैसे हो सकता है, उसको एविडेंस के साथ मैं आपको प्रूव करूंगा। मेरे पास एविडेंस है, मैं वो सारी स्टोरी बताऊंगा, फोटोग्राफ्स और उसके कटिंग्स के साथ। बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। लेट्स अनफोल्ड द सीक्रेट बिहाइंड नेपाल स्ट्रेटेजी। नेपाल की स्ट्रेटेजी क्या है? नेपाल ने चीन के साथ क्या सीक्रेट समझौता किया हुआ है, ठीक है, इनके साथ क्या खिचड़ी पकाई है, और क्यों नेपाल ऐसा कर रहा है, ठीक है, ये अभी जानते हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, आगे देखते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुद्दा, और ये पूरे भारतीयों की लाइफ का सवाल है, आगे खड़ा होने वाला है। ठीक है, आप भले चाहे साउथ में रह रहे हो, नॉर्थ में रह रहे हो, ईस्ट में रह रहे हो, या फिर वेस्ट में रह रहे हो, भारत के साथ जो सामरिक स्थिति आगे आने वाली है, वो सारे 130 करोड़ भारतीयों के जो है भविष्य को निर्धारित करेगी भारत। ठीक है, इसलिए ये मुद्दा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या नेपाल ने ये मिस्टेक रात में की, एक दिन में की? क्या ये गलती से हुई गलती है? ओके, तो इसका आंसर है नो, ये गलती से हुई गलती नहीं है, ऐसी कोई मिस्टेक नहीं है। इसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है, देयर इज अ बैक एंड लॉन्ग ट्रेल हिस्ट्री एंड कॉन्स्पायरेसी बिहाइंड इट। ये जो नेपाल कदम उठा रहा है, या फिर पाकिस्तान कर रहा है, चाइना की तरफ से, स्पेशली नेपाल ने जो कदम उठाया है, उसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ है। क्या षड्यंत्र है? वो है चाइना फैक्टर। ठीक है, चाइना फैक्टर है। देखिए, मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, आगे बने रहिए। ठीक है, चाइना फैक्टर कैसा है, यहाँ पर है सबूत, ये है एविडेंस। ठीक है, ये एविडेंस है काठमांडू टाइम्स में छपे हुए फर्स्ट पेज की। ठीक है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फॉर्मलाइज रिलेशन। देखिए, नेपाल में अभी शासन में कौन है, हु इज इन पावर? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इज इन पावर। केपी शर्मा ओली इज अ प्राइम मिनिस्टर कमिंग फ्रॉम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्मलाइज रिलेशन विद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ फॉर्मलाइज करते हैं। दोनों के बीच में समझौता होता है। टू पार्टी साइन अ 6-point बायलैटरल एग्रीमेंट अमिड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड बाय बीजिंग ऑन जी जिनपिंग थॉट। ट्रेनिंग प्रोग्राम किसने कंडक्ट किया था? बीजिंग ने कंडक्ट किया था। किसके लिए? नेपाली नेताओं के लिए। उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ये 6-point बायलैटरल समझौता साइन होता है। किसके बीच में? नेपाल गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच में नहीं, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। चाइना में तो गवर्नमेंट और पार्टी दोनों एक ही है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने समझौता किया या फिर चाइना ने समझौता किया, दोनों एक ही माना जाएगा। लेकिन नेपाल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक सिंगल नहीं है, नेपाल में और भी पार्टियां है, जिसमें नेपाली कांग्रेस हो गई, ठीक है, नेपाल समाजवादी पार्टी हो गई, नेपाली जनता पार्टी हो गई। ठीक है, ऐसे कुल मिला के 4 पार्टी है। नेपाली समाजवादी जनता पार्टी जो है मधेसी बेस्ड है। ठीक है, बाकी पार्टी जो है नेपाली कांग्रेस एंड नेपाल
कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो जो है टोटल पैन नेपाल कवर करती है। तो नेपाल जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन एक मल्टी पार्टी सिस्टम में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ की एक पार्टी जो है चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता करती है। ऐसा वाकया आपने भारत में तो नहीं देखा होगा। क्या आपको लगता है भारत की कोई पार्टी किसी दूसरे कंट्री के साथ उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ, कंट्री के साथ नहीं, उसके पॉलिटिकल पार्टी के साथ ऐसा कोई समझौता करती है? नहीं, ऐसा किसी भी राष्ट्र में देखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक पिक्चर है, देख सकते हो आप। यहाँ पर केपी शर्मा ओली खड़े हैं, यहाँ पर उनके साथी। ठीक है, हाँ, पुष्पेंद्र कमाल ढाल, जिनको प्रचंड करके कहा जाता है, ये प्रचंड करके बोला जाता है, और ये केपी शर्मा ओली, दोनों देखो खड़े हैं। ठीक है, देखो इनके मुख के ऊपर जो मुस्कुराहट है और सेटिस्फैक्शन है, उसी से आप समझ सकते हो कि जो दोनों कम्युनिस्ट पार्टी में जो गठजोड़ हुआ है, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, उससे इनके चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है। पावर कंसोलिडेशन का, पावर ग्रैब करने का जो इनका सपना है, वो आगे काफी कितना अच्छा होने वाला है, इसकी झलक आपको इनके चेहरे से और इस फोटोग्राफ से दिखती है। ठीक है, यहाँ पर चाइना की तरफ से सॉन्ग ताओ, जो कि फॉरेन रिलेशन के मुखिया है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, और ये है माधव, ठीक है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के फॉरेन एनवाय, सॉरी, ये जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के। तो ऐसा जो नज़ारा है ना, हमने जो है पहले जब पूरा विश्व दो खेमों में बटा हुआ था, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, तो यूएसएसआर के अंडर ऐसे देखा था। यूएसएसआर इसी तरीके से अपने सपोर्ट एक्सटेंड करता था, लेकिन इतना नहीं जितना चाइना कर रहा है। चाइना अपना कम्युनिस्ट होल्ड बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है टू डीपन द कॉर्पोरेशन बिटवीन द टू कम्युनिस्ट पार्टीज। दो नेशन के बीच में नहीं है, नेपाल और चाइना के बीच में, दो कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में है। तो देखो ये काफी एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, दो कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसा मिलकर क्या करने वाले हैं? ठीक है, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी क्यों इतना ये लोग क्लोज रिलेशन में आ रहे हैं, जानते हैं। ठीक है, ये और एक लेख है, उसमें इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। द रूलिंग नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना साइन 6 बायलैटरल पॉइंट। ठीक है, 6 बायलैटरल पॉइंट है जिसके ऊपर काठमांडू में साइन हुआ है। क्या पॉइंट है, इसको पब्लिक किया नहीं गया। ठीक है, ऑलमोस्ट वी कैन कॉल इट अ सीक्रेट टू सीक्रेट जो है ये इनका पैक्ट है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एग्रीमेंट ऑफ अ कोऑपरेशन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पावरफुल कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, नेपाल में पहले क्या है कि दो पार्टी थी, पुष्पेंद्र कुमार ढाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट एंड केपी शर्मा ओली के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूनाइटेड मार्क्सिस्ट एंड लेनिन। इन दोनों पार्टियों को जो है पूरा बहुमत नहीं मिल रहा था। बीच में जो है सरकार बनी थी नेपाली कांग्रेस की और पुष्पेंद्र कुमार ढाल के मिलके। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने पीछे बैकिंग देके इन दोनों को एक किया हुआ है, एक सिंगल हेड के अंदर, दैट इज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नाम के अंदर ये दोनों है। और दो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अभी दो हेड है, एक पुष्पेंद्र कमाल ढाल और एक केपी शर्मा ओली के, उसमें से केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर भी है। ठीक है, तो ये दोनों का यूनिफिकेशन जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट एंड लेनिन, इन दोनों पार्टी का गठजोड़ हो गया। इसके पीछे बिहाइंड द सीन कौन था? चाइना। चाइना के प्रेशर की वजह से दोनों एक हो गए। दोनों के अंदर एक ही लाने के पीछे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद इन्होंने नेपाल की जो सत्ता पर अपना शासन ग्रैब कर लिया। ठीक है ना, अपनी सत्ता कायम कर ली, पूरी तरीके से पावर ग्रैब कर लिया और अपना ही प्रेसिडेंट उन्होंने बना दिया। ठीक है, इनके एग्रीमेंट के तहत क्या देखा, क्या हुआ है, 200 नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर को किसने ट्रेनिंग दिया है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरों ने ट्रेनिंग दिया है। ठीक है, और ट्रेनिंग में क्या बताया गया कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के थॉट क्या है, जी जिनपिंग के थॉट क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, माओ तस्तुंग की आइडियोलॉजी क्या है, या फिर उनके और एक लीडर थे दाओ जेंगपोन। ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, स्पेशली माओ की आइडियोलॉजी और जी जिनपिंग की आइडियोलॉजी, इसको
जो है प्रोपोगेट किया गया नेपाल में पूरी तरीके से। ठीक है, ये काफ़ी एक क्वेश्चनेबल इवेंट है। ठीक है, भारत में इसकी जानकारी नहीं दी गई, भारतीय मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। ठीक है, इवन भारत के जो विदेश मंत्रालय ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया। ठीक है, उसी के बाद एक स्टेटमेंट आता है, रेलवे कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ चाइना विजिट। ठीक है, केपी शर्मा ओली जो है चीन में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। एग्रीमेंट के तहत चाइना जो है अपना रेल लिंक जो तिब्बत लासा तक लेके आया था उसको एक्सटेंड करते हुए नेपाल के काठमांडू तक लेके जाने वाला एक एग्रीमेंट साइन होता है। ये यूनिलैटरल साइन है। चाइना कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देता। अगर रेलवे बनाएगा ना तो पूरी तरीके से रेलवे का खर्चा नेपाल के सर के ऊपर डाल देगा और नेपाल से छीन लेगा। इसके बारे में नेपाली कांग्रेस ने बताया कि बोला कि हमें रेलवे लिंक की बहुत ज़रूरत है सामान के लिए, लेकिन हम किसी का लोन अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, भले चाहे भारत हो या फिर हमारा नॉर्थन पड़ोसी चीन हो, इनसे हमें लोन नहीं चाहिए। इनको बोलो ग्रांट देने के लिए, अपने स्वेच्छा से हमारे लिए काम करे। ठीक है, अगर लोन देंगे तो हम रीपे नहीं कर पाएंगे, रीपे नहीं करेंगे तो उनके इशारे पर हमें नाचना पड़ेगा। लेकिन नेपाली कांग्रेस एक जो है नेपाल में बूझता हुआ दिया है, उसकी कोई नहीं सुनता। नेपाली कांग्रेस का जितना ज़्यादा बहुमत नहीं है और नेपाली पीपल जो है नेपाली कांग्रेस को कुछ नहीं मान रहे। ठीक है, तो उसका असर कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है, अभी देखते हैं कि जी जिनपिंग थॉट किस तरीके से एक्सपोर्ट किया गया। आगे की ये हेडलाइन है, अ ब्लूप्रिंट फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ पावर, चाइना एक्सपोर्ट जी जिनपिंग थॉट टू नेपाल। किस तरीके से पावर को कंसोलिडेटेड किया जा सकता है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा हमेशा के लिए नेपाल के सत्ता के कॉरिडोर में अपना प्रभुत्व कैसे जमा सकती है, इसकी डॉक्टराइन चीन ने अपने तरफ से जी जिनपिंग डॉक्टराइन के तहत जो है उसको एक्सपोर्ट किया। ठीक है ना, इनके विजिट से पहले आप देख सकते हैं ये वर्कशॉप कंडक्ट किया गया है। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं क्लियर कट। ठीक है, न्यूज़पेपर कटिंग है जिसमें देख सकते हैं चाइना में वर्कशॉप कंडक्ट किया गया है। यहाँ पर जो है केपी शर्मा ओली जी है, यहाँ पर पुष्पेंद्र ढाल है। ठीक है, ये इनके फॉरेन इन्वॉय हैं, ये चाइनीज़ फॉरेन एम्बेसडर है एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी के ये रिप्रेजेंटेटिव है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑर्गेनाइज वर्कशॉप ऑन जी जिनपिंग थॉट। देखो, दोनों कम्युनिस्ट पार्टी जी जिनपिंग का क्या थॉट है वो अडॉप्ट करने पर तुली हुई है। ये कब का है? 25 सितंबर 2019 की ये खबर है। ठीक है, तो देखो नेपाली के जो लोग हैं, नेपाल के जो लोग हैं, नेपाल की जो लीडरशिप है उसके दिमाग में किसके थॉट्स है? जी जिनपिंग के थॉट्स है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के थॉट्स, उनकी आइडियोलॉजी नेपाली लीडर्स के अंडर है। उसके जो और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल की यंग लीडर्स को ट्रेन कर रही है बीजिंग में। ठीक है, स्पेशल पॉलिटिकल ट्रेनिंग दे रही है। तो आप सोच सकते हो, भले चाहे वो शरीर नेपाली है, दिमाग नेपाली नहीं है, उसका कंट्रोल बीजिंग में है। बीजिंग वहां से काठमांडू को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर क्लियर कट समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर और एक है पिक्चर, आप देख सकते हैं, लॉन्ग लाइव नेपाल चाइना फ्रेंडशिप। ये काफ़ी ज़्यादा हमें देखने मिलेगा नेपाल में और चाइनीज बॉर्डर पर भी। ठीक है, इन द फर्स्ट एवर जॉइंट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय द टू रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टीज, द लीडर ऑफ एक्टिविस्ट एनसीपी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी वेयर ट्रेंड ऑन जीक्स थॉट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली एंड Nepali Communist Party chairperson Pushpender Kumar Dhal and other senior leaders also attended function named Ideological Interaction between two parties. देखो, नेपाल के लोग चाइना के आइडियोलॉजी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी क्वेश्चनेबल चीज़ है। नेपाल के लोग जो भारत के बहुत अच्छे दोस्त थे, भारत ने सब कुछ दिया, अचानक उधर के लीडर चाइनीज आइडियोलॉजी में ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनके थॉट्स अपना रहे। चाइना का आइडियोलॉजी भारत का एंटेगोनिस्ट है, भारत को दुश्मन मानता है, तो नेपाल डेफिनेटली भारत को अपना नंबर 1 एनिमी मानेगा। ठीक है, इससे हम दो राय नहीं कर सकते और नेपाल उसी के फुट स्टेप पर चल रहा है। क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है देखते हैं। ठीक है ना, चाइनीज, ये देखो यहाँ पर एक लेख है, ये है 24 सितंबर का, बिफोर द विजिट ऑफ जी जिनपिंग। उनके विजिट 2019 में जो विजिट था उससे 1 महीना पहले का। चाइनीज जी जिनपिंग may be visiting Nepal next month, but
His doctrine, widely known as the Xi Jinping thought, arrived a month earlier in Kathmandu, bundles as a 2-day symposium for the leaders of ruling party. ठीक है, वो किताबों के जरिए, मैगजीन्स के जरिए और सिंपोजियम और प्रोग्राम के जरिए उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, अपनी आइडियोलॉजी, अपने इन्फ्लुएंस जो है नेपाली कांग्रेस के ऊपर पूरी तरीके से, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर, नॉट कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर पूरी तरीके से अपनी छाप छोड़ रहा है। ठीक है, while the Nepal Communist Party has maintained that it wants to learn from China's ruling party। आप देख सकते हो ये स्टेटमेंट काफी बहुत ही खतरनाक है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से सीखना चाहती है। हाँ ठीक है, फंक्शन एंड डिसिप्लिन, चाइनीज डिसिप्लिन आप जानते ही हो। चाइना के टाइनामेन स्क्वायर में उन्होंने 10,000 स्टूडेंट को जो है टैंकों के, तोपों के सामने उड़ा दिया था। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सिंगल पार्टी रूल के ऊपर विश्वास रखती है। नेपाल मल्टी पार्टी रूल नेशन है, तो नेपाल की डेमोक्रेसी भविष्य में जो है सिंगल पार्टी रूल में कन्वर्ट होने के बहुत ज़्यादा आसार है। ठीक है, नेपाल भी चाइना का एक छोटा सा निवेश, उपनिवेश बनने जा रहा है। ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं कॉलोनी बनने जा रहा है। ठीक है, इस प्रोग्राम में 200 लीडर ने पार्टिसिपेट किया था। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में चला रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। द ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज गोइंग ऑन सिंस 1996 से ऐसे इनडायरेक्ट। अभी तो खुल के प्रोग्राम चला रहे, पहले तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में ये सारे प्रोग्राम जो है एकदम सीक्रेटली चला है। ठीक है ना, तो फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस कहते हैं कि नेपाल ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज बाय द बीजिंग टू एक्सपोर्ट इट्स आइडियोलॉजी। ये बीजिंग की एक जो है अपना आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट करने का और अपना प्रभुत्व बढ़ाने का एक जरिया है ट्रेनिंग। ठीक है ना, उसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल बर्डन दे रहे, एक तो लोन देकर और टेक्नोलॉजिकल मसल जो है नेपाल के ऊपर और बाकी देशों के ऊपर जमा के। ठीक है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ उसके ऊपर नेपाली कांग्रेस ने बहुत स्ट्रांगली अपोजिशन किया। एक नेपाली कांग्रेस ऑब्जेक्टेड स्ट्रांगली बट नो वन गिवन अटेंशन टू देम। उनके ऊपर किसी ने सुना नहीं, क्योंकि नेपाली कांग्रेस एक बुझता हुआ दिया है। ठीक है ना, नेपाली कांग्रेस ने एक अच्छा स्टेटमेंट बताया। ठीक है, उनके जो लीडर है नेपाली कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट बिमलेन्द्र निधि ने कहा कि इफ द चाइनीज आर ट्रेनिंग रूलिंग पार्टी लीडर्स एंड द कैडर्स टू बी लाइक देम, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये भारत के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। अगर चाइना के लोग नेपाल के लीडर को अगर ट्रेन कर रहे हैं उनकी तरह, तो नेपाल भी चाइना बन जाएगा। ये भारत ने बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए था। इससे लगता है कि हमारे जो मिलिट्री लीडरशिप है इनको इसकी जो है पहले से भनक है, इसलिए हमारे जो मिलिट्री जनरल जो है ननावरे सर ने ये चीज़ बोली है। ठीक है, यहाँ पर अगली जो फुटेज है आप देख रहे हैं, नेपाल के जो प्रचंड कुमार दहाल, जिनको बोल सकते हैं प्रचंड है, वो ऑफिशियल इनविटेशन दे रहे हैं किसको, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को। ठीक है, ऑफिशियली इनवाइटेड, उन्होंने इनवाइट किया। इतना सारा इन्फ्लुएंस उनका होने के बाद क्या हुआ, जी जिनपिंग ने विजिट किया और यहाँ पर अगला गेस्चर देख के आपके जो है आंखें खुल जाएगी। देख लो, ये है फुटेज। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। ठीक है, और यहाँ पर नेपाली प्रेसिडेंट, ठीक है, हाँ, विद्यादेवी भंडारी। ठीक है ना, यहाँ पर विद्यादेवी भंडारी जी की जो बॉडी लैंग्वेज है आप देखकर समझ सकते हैं। ये देखो, खुले हाथ दिख रहे हैं आपको, ये विद्यादेवी भंडारी जी का ये खुले हाथ है। ये शाहरुख खान करता है, ये शाहरुख खान का स्टांस है। आपने बहुत सारे शाहरुख खान के मूवीज में यही दिखा है, हाँ चलो आ जाओ, मैं आप ही के लिए हूँ, ये सारा चीज आप ही का है, मैं आपके लिए पलके बिछाए बैठा हूँ। शाहरुख खान का ये डायलॉग में आपने देखा होगा मूवीज में। ये शाहरुख खान का जो पोज है विद्या देवी भंडारी ने कैसे अडॉप्ट कर लिया। ये बॉडी लैंग्वेज क्लियर कट कह रही है कि नेपाल ने पूरी तरीके से चीनी लीडरशिप के सामने सरेंडर कर दिया है। चीन जो बोलेगा वही चीज है, क्योंकि विद्या देवी भंडारी जो बनी है प्रेसिडेंट फर्स्ट, वो चीन के गाइडेंस से ही बनी है। क्योंकि नेपाल के अंदर जो लीडरशिप आई वो किसके दम पर आई,
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के दम पर, और उन्हीं के चुनाव से ये विद्यादेवी भंडारी प्रेसिडेंट बनी, फर्स्ट प्रेसिडेंट, वुमन प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। देख सकते हो उसका बॉडी लैंग्वेज हमें क्लियर कट मैसेज बता रहा है कि नेपाल इज टोटली सरेंडर इन फ्रंट ऑफ चाइना। हो सकता है चाइना का पार्टी बन गया हो, ठीक है ना। देख सकते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज से हम लोग बहुत सारे मैसेज सीखते हैं और हमें पता चलता है सीक्रेट मैसेज, ठीक है। यहाँ पर दूसरा फोटो है, आप देख सकते हैं केपी शर्मा ओली, विद्यादेवी भंडारी एंड जी जिनपिंग, एक कंबाइन फोटोग्राफ में है, ठीक है, ऑफिशियल फोटोग्राफ। इससे हमें पता चलता है कि चाइना ने अपना जो होल्ड जो है नेपाल में कितना मजबूत कर लिया है, ठीक है। चाइना की पहुंच ना तो केवल नेपाल के इन्वेस्टमेंट तक है, बल्कि चाइना की पहुंच जो है नेपाल के पावर कॉरिडोर्स में है, नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। चाइना के इशारे पर ही इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से एक प्रावधान रखा जिसके तहत जो भारत के से आने वाले या फिर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले जिनके रिलेशन है, ऐसे नेपाली मधेसी कम्युनिटी जो है ऑलवेज माइनॉरिटी में रहे। देखते हैं आगे, ठीक है। बीच में एक डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में एक रिफ्ट पैदा हुआ जिसकी वजह से हुआ कि जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप किसके हाथ में रहेगी, केपी शर्मा ओली या फिर प्रचंड, दोनों में से कौन इसका लीडर रहेगा। तो एक समय ऐसे आया 2019 में, और अभी रिसेंटली जो है 2020 जनवरी के आसपास, ठीक है, 19 सितंबर के बाद जो है एक ऐसा समय आया कि जहां पर ये नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी शायद टूटने के कगार पर है, ठीक है। बहुत सारे लोग केपी शर्मा ओली के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो है प्रचंड कुमार दाहाल बता रहे कि मैं ही सही तरीके से लीडर हूँ। तो ये रिफ्ट जो आया, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी टूट रही थी, और अगर ये टूट जाती तो इसका डायरेक्ट फायदा किसको होता, नेपाली कांग्रेस को होता या फिर नेपाल समाजवादी पार्टी को होता, वो लोग पावर ग्रैब कर लेते। ये चीज भाप ली किसने, किसने ये ग्रैब कर लिया, ये ग्रैब किया जो है पूरी तरीके से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इस डेंजर को भापा और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया ये आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये काठमांडू पोस्ट है। इन अ सीरीज ऑफ मीटिंग चाइनीज एनवाई कॉल्स फॉर यूनिटी अमंग द रूलिंग पार्टी। चाइना का जो एम्बेसिडर है नेपाल के अंदर, ये जो महिला जो दिख रही है आपको, चाइनीज एम्बेसिडर है नेपाल के लिए, इन्होंने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को अपील किया, ठीक है, उनके साथ मीटिंग की और उनको बताया कि आपको ऐसे लड़ना नहीं चाहिए, आपको एकजुट रहना चाहिए, आप कम्युनिस्ट हो, कम्युनिस्टों को एक रहना चाहिए। एनालिसिस सेज दैट व्हाइल द चाइना इज इंटरेस्टिंग कीपिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इंटैक्ट, ठीक है, चाइना का इसमें बहुत बड़ा हाथ है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को एक रखने के लिए, रूलिंग पार्टी को, ठीक है। ये जो मोहतरमा है जो उन्होंने सीरीज ऑफ मीटिंग किया, एक मीटिंग नहीं की, बहुत सारी मीटिंग की उन्होंने। एज पर द डिप्लोमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल शुड बी प्रेजेंट एट सच मीटिंग, ठीक है। डिप्लोमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि अगर कोई भी फॉरेन का जो एम्बेसिडर है, अगर आपके राष्ट्र में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग करता है तो वहां पर फॉरेन मिनिस्ट्री के एनवॉय पहले से मौजूद होने चाहिए, ठीक है, कि ये लोग क्या बातचीत करें। लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया, नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री बता रही है कि हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था। आप देखो इस मीटिंग में उनके प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, ठीक है, उनके प्रेसिडेंट मौजूद है, टॉप लीडर्स मौजूद है, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर को नहीं पता हो सकता है। ये तो बात कुछ हजम नहीं हुई, ठीक है ना। नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री बोलती है कि हमें पता नहीं उनके अंदर क्या मीटिंग हुई, हमें कुछ पता ही नहीं चला कब मीटिंग हो गई, कैसे हो गई, क्योंकि ये सीक्रेट मीटिंग है, सीक्रेट पैक्ट है, ये भारत ने समझना चाहिए, ठीक है। और ये पैक्ट जो हो रहा है चाइना और नेपाल के बीच में, भारत के विरोध में ही हो रहा है, ठीक है। चाइनीज एम्बेसी इन काठमांडू डिस्क्राइब एज अ मीटिंग रेगुलरली वर्किंग फॉर कोविड-19। हम कोविड-19 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ऐसे चाइनीज एम्बेसी बता रही है। कोविड-19 के बारे में डिस्कस करना ये तो बहाना है, असल में चाइना को एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है रचना है भारत के खिलाफ, ठीक है। क्या षड्यंत्र है देखते हैं, और किस तरीके से चाइना को इतनी बढ़त मिली। चाइना का जो है, चीन का जो है इतना प्रभुत्व नेपाल में कैसे हुआ जानते हैं धीरे धीरे, ठीक है। चाइना स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग सिचुएशन सिंस द फॉल ऑफ मोनार्की इन नेपाल। आप सभी जानते हैं नेपाल में पहले मोनार्की थी, ठीक है, किंग बीरेंद्र का शासन था, ठीक है।
जैसे मोनार्की खत्म हुई नेपाल में, ठीक है, उसके तुरंत बाद चाइना ने अपना जो है उल्लू सीधा करना शुरू कर दिया। चाइना में मोनार्की का टॉपअप करने के पीछे भी नेपाल में मोनार्की टॉपअप करने के पीछे भी चाइना का हाथ है। नेपाल में माओइस्ट राइजिंग हुआ, ठीक है, उसकी वजह से सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर में 16,000 के आसपास नेपाली लोगों की जाने गई। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड न जाने कितनी गई। उसके लिए सारा आर्म्स, एम्यूनिशन और सारी प्लानिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रोवाइड की। ठीक है, इसको आगे देखते हैं किस तरीके से चाइना ने अपने अपने पैर नेपाल में जमाए और भारत को वहां से आउट कर दिया। ठीक है, इवेंट्स दैट लीड्स टू अपर हैंड इन चाइना नेपाल। पहले तो क्या हुआ कि नेपाल में जो रॉयल फैमिली थी उनके अंदर मैसेकर हो गया। ठीक है, जो पैलेस में शूटिंग हुई थी उसमें किंग बीरेंद्र की डेथ हो गई। उसके बाद तुरंत ज्ञानेंद्र जो है 2001 में नेपाल के राजा बने, लेकिन उनको प्रशासन ठीक ढंग से नहीं करने आ रहा था। उसी के दौरान जो है चाइना बैक्ड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन हुआ। चाइना ने पहली बार डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया, क्योंकि उनको पता है कि ये रेवोल्यूशन होगा तभी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चेंज होगी, नेपाली कांग्रेस का शासन चला जाएगा और उन चाइना बैकेट माओइस्ट का शासन आएगा। ठीक है, चाइना ने पूरी तरीके से अपना फंड जो है नेपाली माओइस्ट को दिया, उनको ट्रेनिंग दिया, पूरी तरीके से उनको साजो सामान तक मुहैया कराया और नेपाल प्लंज इनटू सिविल वॉर। ठीक है, नेपाल सिविल वॉर में जम कर गया, उसकी वजह से 16,000 लोगों की मौत हो गई और एट द एंड नेपाल बिकम ए सेकुलर स्टेट इन 28 मई 2008 और डेमोक्रेटिक फेडरल स्टेट बन गया। ठीक है, तो ये जो इवेंट है चाइना के फेवर में गए, चाइना के साथ में भारत ने इन इवेंट का केवल वेट एंड वॉच करके संज्ञान लिया। उसमें ये जो इवेंट अनफोल्ड हो रहे थे नेपाल में उसमें एक्टिवली जंप नहीं किया। ठीक है, तो नेपाल से तरफ से भारत के लिए इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन चाइना इस इवेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व था। ठीक है, चाइना का प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ता गया। आगे जाकर चाइना के इशारे के ऊपर ही उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से बदलाव कर दिया जो कि मधेसी कम्युनिटी के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल केम इनटू फोर्स इन 20 सितंबर 2015। ठीक है, और चाइना ने सीधा ब्लेम कर दिया कि भारत मैनिपुलेट कर रहा है नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, एक्चुअल मैनिपुलेशन कौन कर रहा था? चाइना कर रहा था। और नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के मैनिपुलेशन का इल्जाम किसके ऊपर लगाया? भारत के ऊपर। ठीक है, विच वॉज बायस एंड नॉट ट्रीटिंग मधेसी कम्युनिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो बायस तरीके से बनाया था और मधेसी कम्युनिटी को जो है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट दे रहा था। आपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाला जो चैप्टर है फर्स्ट 10th क्लास के जो श्रीलंका का उदाहरण लेके हमने देखा हुआ है, उसी तरीके का कुछ ट्रीटमेंट यहाँ पर इन्होंने दिया। उसके बाद मधेसी कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये नेपाल की मधेसी कम्युनिटी है जिन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमारे खिलाफ जो है भेदभाव हो रहा है। ठीक है, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और हमारे पास इक्वालिटी का दर्जा होना चाहिए और हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो ये मधेसी कम्युनिटी ने क्या किया कि पूरी तरीके से सारे नेपाल बंद का आह्वान किया। मैक्सिमम नेपाल तो बंद नहीं हुआ, लेकिन जो 80% जो नेपाल है बंद हो गया। ठीक है, स्पेशली ये कम्युनिटी कहाँ रहती है? भारत से सटे हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर्स के पास में इनका प्रेजेंस है। ठीक है, भारत के तरफ से इन बॉर्डर के थ्रू बहुत सारा सामान जो है नेपाल में जाता है, इसेंशियल चीज़ें जाती है, बहुत सारा व्यापार होता है। तो इन लोगों ने यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दिया, सारे रोड बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया। तो नेपाल को ब्लॉकेड का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो इसका असर ये हुआ कि भारत की तरफ से जितना भी व्यापार होता था वो कुछ महीनों के लिए बंद हो गया। ये इवेंट हुआ 2015 में। ठीक है, ये इवेंट हुआ 2015 में। ये इवेंट बहुत ही लैंडमार्क चेंजेस है नेपाली पीपल्स के सोच में जो चेंजेस आया इसी इवेंट की वजह से। तो क्या हुआ, जो नॉर्मल नेपाली पीपल जो है यहाँ पर इस कम्युनिटी इस एरिया में रहते हैं, भले चाहे वो मधेसी हो या फिर नॉर्मल नेपालीज हो, गोरखाज हो, उनको जो है नॉर्मल लाइफ हैम्पर हो गई। इसेंशियल चीज़ों की बहुत कमी हो गई, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रक्स है जो बॉर्डर पार सामान लेके जाते थे भारत की तरफ से, वो सारे के सारे नेपाल बॉर्डर पे पर इस तरीके से लंबे लाइनों में स्ट्रक अप हो गए, 1-2 दिन के लिए नहीं, काफ़ी महीनों के लिए। ठीक है, तो इसेंशियल चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। हालांकि ये भारत ने नहीं किया था, भारत तो सब कुछ अलाउ कर रहा था। ये किया गया था किससे?
नेपाल के खुद जो एक कम्युनिटी है, नेपाल की मधेसी कम्युनिटी ने किया था। ठीक है, लेकिन इसका असर जो है उल्टा हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को एडवाइस किया कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको नेपाली पीपल के जो सेंटिमेंट्स है भारत के खिलाफ हम भड़का सकते हैं। तो पूरा ब्लेम जो है ब्लॉकेड का भारत के ऊपर मढ़ दिया गया। कहा गया कि भारत ने नेपाल को ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया है, नेपाल को पकड़ रखा है। ठीक है, ये देख सकते हैं लेडी यहाँ पर खड़ी है जिसने प्लेकार्ड पकड़ा हुआ है, इंडिया ब्लॉकेड इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। हालांकि इंडिया ने ब्लॉकेड नहीं किया गया था। ठीक है, सिक्योरिटी सिचुएशन नेपाल में खुद प्रॉब्लमेटिक थी और इस सिचुएशन को ठीक करने का जिम्मा जो है नेपाली एडमिनिस्ट्रेशन में जानबूझ के नहीं लिया। ठीक है, इसका असर ये हुआ कि नेपाली जो पीपल है जो सड़कों पर आ गए और उनके मन में जो भारत के प्रति घृणा भर गई, पूरी तरीके से भारत के विरोध में ये सड़कों पर उतरने लगे। 2015 से इवेंट है और ऐसे जो जुलूस है हमें बार बार भारत के खिलाफ अभी लगातार नेपाली लोग निकालते हुए दिख रहे हैं। ये देख सकते हैं, अलग फोटोग्राफ है यहाँ पर। ठीक है, ये है नेपाल की अमेरिकन कम्युनिटी। यहाँ पर अमेरिका में भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, इंडिया स्टॉप ब्लॉकेड इन नेपाल। ठीक है, क्लियर कट लिख रहे हैं, इंडिया व्हाई यू आर ऑलवेज कैरी अ लॉन्ग स्वॉर्ड विद द शेकिंग हैंड। तो भारत के खिलाफ पूरी तरीके से एक प्रोपोगंडा चलाया गया चाइना की तरफ से। उसके तहत पूरे नेपाल के जो सिटीजन्स है, भले चाहे वो नेपाल में रहने वाले गरीब व्यक्ति हो या फिर अमेरिका में रहने वाले नेपाली हो, वो सारे उसके इन्फ्लुएंस के अंडर आ गए और पूरा ऐसा ओपिनियन बन गया कि नेपाल एक संप्रभुता राष्ट्र है, भारत उसके ऊपर कब्जा कर रहा है और भारत उसका नंबर 1 एनिमी है। ये जो नरेटिव बनाने में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सक्सेस हो गई। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर अगेंस्ट द इंडियाज ब्लॉकेड इन नेपाल। तो इसके बारे में, इस डेवलपमेंट के बारे में उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने कुछ संज्ञान नहीं लिया। तत्कालीन सरकार किसकी थी? हमारे नरेंद्र मोदी जी की थी। इन्होंने उस वक्त जो साइलेंस, वेट एंड वॉच की भूमिका ली कि जो कुछ हो रहा है नेपाल का आंतरिक मामला है, हम लोग बोलेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन इसका जो फायदा चाइना ने उठाया। उस वक्त हमारी विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, उन्होंने काफ़ी निगोशिएशन की बात की, लेकिन उनकी बात किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है टोटली किसके कंट्रोल में थी? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में। और वो उनके मुख से निकलने वाले एक एक शब्द जो है ना, बीजिंग से टाइप किए रहते थे। बीजिंग जो बोलेगा वही बात जो है केपी शर्मा ओली और उनके सारे पॉलिटिशियन बोल रहे थे। फॉरेन मिनिस्टर, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर का और हमारे लोगों का कौन सुनने वाला था? कोई नहीं सुनने वाला। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक कार्टून है, वो काफ़ी दर्शाता है भारत को एक राक्षस के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है और भारत ने नेपाल का गला पकड़ा हुआ है और भारत ने पूरी तरीके से अपने ऑयल ब्लॉकेड में उसको जकड़ा हुआ है। देखो हेडिंग क्या है, इंडिया ब्लॉकिंग ऑयल सप्लाई टू द नेपाल, से यू विल ऑबे मी। तो भारत को एक तरीके से दुश्मन करके प्रोपोगेट किया गया। 2015 से लगातार बातें होती रही और नेपाल का जो नॉर्मल पीपल है उनके मन में इतनी घृणा भर दी गई भारत के खिलाफ कि वो मानने लगे कि भारत भले चाहे हमें बाकी रिलैक्स दे रहा है, हम भारत में जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भारत हमारा नंबर 1 एनिमी है। इस तरीके से प्रोपोगेशन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ करते हुए ये पब्लिक ओपिनियन बना दिया। ठीक है, देख सकते हैं बैक ऑफ इंडिया करके बड़े बड़े प्ले कार्ड है। भारत इतना सारा चीज़ प्रोवाइड करता है। भारत ने अभी देखो कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा था, उसमें नेपाल को टनों 25 टन से भी ज़्यादा जो है पीपी की किट दिए, प्लस उनको दवाइयाँ दी, हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की दवा प्रोवाइड कर दी। बीच में जो अर्थक्वेक हुआ था नेपाल में, जो टोटल डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसको रिस्टोर करने के लिए भारतीय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी बहुत काम किया। भारत के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ने अपनी जान की बाजी लगाकर नेपालियों को बचाया। लेकिन फिर भी नेपाल के जो कॉमन माइंडसेट चेंज करने में चाइना सफल हो गया। ठीक है, चाइना ने इस तरीके से प्रोपोगंडा बनाया है कि नेपाल का हर एक व्यक्ति भारत को अभी दुश्मन मान रहा है। ठीक है, और इसी ब्लॉकेड के बाद ठीक है नेपाल जो है भारत से दूर होने लग गया। ठीक है, भारत का जो कॉमन आदमी है और नेपाल का जो कॉमन आदमी, इसमें दूरियां बढ़ने लगी। सिंस देन नेपाल स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम इंडिया। ऑल्दो नेपाल और चाइना के बीच में कोई कल्चरल टाई हो नहीं सकता क्योंकि दोनों के कल्चर बहुत डिफरेंट है, लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है। ठीक है ना। फिर भी चाइना ये प्रोपोगेट करने में सफल हो रहा है कि
चीन और नेपाल के बहुत अच्छे संबंध है। ठीक है, बुद्धिज्म का राग लाप रहे हैं ये लोग। ठीक है, हालांकि बुद्ध को सबसे ज़्यादा अपनाया किसने? भारत ने। ठीक है, देखते हैं आगे किस तरीके से फिर चेंजेस हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में केपी शर्मा ओली और जी जिनपिंग। यहाँ पर इनकी जो बॉडी लैंग्वेज आप दिखाई देती है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा है, हैंड ऑन हैंड है और पीछे हैंड इन ग्लो है। ठीक है, तो ये बॉडी लैंग्वेज दिखती है कि केपी शर्मा ओली की जो पावर सीट है जी जिनपिंग के वजह से है, और जी जिनपिंग जो है टोटली इन ट्रस्ट है। दोनों के बीच में ट्रस्ट जो है काफ़ी बिल्डअप हो चुका है। दोनों के जो संबंध है काफ़ी अच्छे तरीके से है, काफ़ी खुशनुमा है। ठीक है ना, दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप है, स्पेशली नेपाल एंड चाइना के बीच में। ठीक है, तो नेपाल और चाइना ने अपने रिलेशनशिप को एलिवेटेड कर दिया स्ट्रैटेजिक पार्टनर पर। ठीक है, जिस तरीके से इंडिया ने नेपाल के साथ एक ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस 1950, सेम टाइप की ट्रीटी 1960 में चाइना ने नेपाल के साथ साइन की थी। लेकिन चाइना ने इतने प्रिविलेज नेपाली सिटीजन को नहीं दिए हुए जितने कि भारत ने दिए हुए। भारत ने नेपाली सिटीजन को जस्ट इंडियन सिटीजन का दर्जा दिया हुआ। ठीक है, ऐसे ही समझो। तो चाइना ने उसके बाद अभी जो है हाल ही में 2019 में अक्टूबर में इस पार्टनरशिप को स्ट्रैटेजिक पार्टनर में कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रैटेजी सामरिक तौर पर इन्होंने अपनी फ्रेंडशिप को और बढ़ा दिया। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। ठीक है, द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन द नेपाल एंड चाइना हैज एंटर्ड अ न्यू फेज। रीड द ज्वाइंट कम्युनिकेशन एलिवेटिंग टाइज टू वन ऑफ अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना के साथ नेपाल की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई है। सामरिक तौर पर दोनों लोग हैं, एक मुद्दे पर काम करेंगे। ठीक है, नेपाल चाइना के हितों के लिए काम करेगा, चाइना नेपाल के लिए काम करेगा। मतलब चाइना इज टोटली वर्किंग टू मेंटेन अ कम्युनिस्ट पार्टी इनसाइड नेपाल एंड नेपाल विल वर्क अकॉर्डिंग टू द चाइनाज इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर रिलेटेड टू द इंडिया। ये इनका इंटरनल पैक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट, both the countries have agreed to intensify implementation of project under the Belt and Road। चाइना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके तहत बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। एक उनकी लाइन जाती है सीपेक, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। सेम टाइप की एक लाइन वो लोग अफगानिस्तान में लेके जा रहे हैं, जहाँ पर रेलवे रोड एंड पाइपलाइन का नेटवर्क बिछा रहे हैं। सेम टाइप का जो नेटवर्क है नेपाल तक वो लोग लेके जाने वाले हैं। उसका बोलते हैं ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। ठीक है, चाइना अपना जो मनी है हेविली इम्पोज कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है बहुत सारी जगह पर एज अ लोन। चाइना ने इसी तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मेरीटाइम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो है श्रीलंका का एक पोर्ट हब्बन टोटा उसको डेवलप किया, $8 बिलियन का लोन दिया। श्रीलंका उस लोन को चुका नहीं पाया तो श्रीलंका को क्या करना पड़ा, वो जो पोर्ट है चाइना को 100 सालों के लिए दे देना पड़ा। चाइना की ओनरशिप हो गई उस पर। इस तरीके से जो है चाइना अपना कर्जा दे देकर जो है बाकी राष्ट्रों को गुलाम बना रहा है। ठीक है, चाइना हैज एग्रीड टू स्टार्ट वर्क। ठीक है, इंपॉर्टेंटली द रेल नेटवर्क विल एक्सटेंड टू द पोखरा एंड लुम्बिनी। ठीक है, पोखरा और लुम्बिनी तक ये जो रेल नेटवर्क है लेके जाएंगे। ठीक है, पोखरा एंड लुम्बिनी तक रेल नेटवर्क लेके जाने का इन्होंने वादा किया। इतना ही नहीं, आगे देखो, जी जिनपिंग अनाउंस नेपाली रुपीज 56 बिलियन। ठीक है, 56 बिलियन नेपाली रुपीज असिस्टेंट ओवर नेक्स्ट 2 years बिफोर सेइंग चाइना कुड असिस्ट नेपाल इन बिकमिंग लैंड लिंक कंट्री फ्रॉम लैंड लॉक। चाइना ने बताया कि आप अभी नेपाल लैंड लॉक नहीं रहेगा, लैंड लिंक रहेगा। किससे लिंक रहेगा? चाइना से लिंक रहेगा। नेपाल लैंड लॉक था ही नहीं। भारत ने इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया था कि नेपाल जो है भारत के सारे पोर्ट से जुड़ा हुआ था। ठीक है, कलकत्ता पोर्ट हो गया, विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया, वहाँ से नेपाल का सामान जाता था। भारत की तरफ से पूरी कनेक्टिविटी थी एक्सेप्ट रेल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो जी जिनपिंग ने $56 बिलियन का असिस्टेंस दिया है। ठीक है, वो लोन की तरफ से बोल सकते हैं नेपाल को दिया हुआ है, और यही जो पैसा है रंग दिखा रहा है नेपाल के रवैये में। ठीक है, जी जिनपिंग ने जब विजिट पर आए थे उससे पहले एक बात कही। ठीक है ना,
चाइनीज प्रोवर्ब है, द फ्लेम रन्स हाई व्हेन एवरीवन एड्स वुड टू द फायर। आग तभी अच्छी लगती है, गर्मजोशी लगती है, जब हर एक व्यक्ति जो आग से सेक रहा है, ठंडी से बच रहा है, वो उसमें लकड़ी डाले। ठीक है ना। जी कोटेड अ चाइनीज प्रोवर्ब एंड ओपन एंडेड पब्लिश अक्रॉस द मेजर न्यूज़पेपर बिफोर हिज विजिट। नेपाल में पूरी तरीके से इस जो प्रोवर्ब को जो है पब्लिश किया गया। द फायर हैज़ बीन लेट। फायर तो ऑलरेडी जल रही है, उसी फायर का नतीजा है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है नेपाल के सत्ता में है। ठीक है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। नाउ इट इज़ अ नेपाल टर्न टू पुट वुड। अभी नेपाल का दायित्व बनता है, अभी नेपाल की जो लीडरशिप है, अभी उनका टर्न है कि जो चाइना चीन के कम्युनिस्ट पार्टी ने जो एहसान किया हुआ है, जो इनको मदद की है, वो रीपे करना है। तो उसके बाद फिर नेपाल ने क्या करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली नाउ नेपाल स्टार्टेड डांसिंग ऑन अ ट्यून्स ऑफ चाइनीज म्यूजिक। चाइना जो बोलेगा सो नेपाल करेगा। ठीक है, इसके बाद जो है चाइना ने जो जो बोलना शुरू किया, नेपाल ने वही वही फॉलो करना शुरू कर दिया। तो आप ये जो एविडेंस मैंने जो प्रोवाइड किए आपको, उससे आप क्लियर कट समझ सकते हैं कि आज जो नेपाल बोल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, स्पेशल नक्शा जो उसने किया है और बॉर्डर पे फायरिंग किया है, ये सारी चीज़ें, इसके पीछे चीन इन्वॉल्व है। इससे क्लियर कट हो जाता है। एक नया प्रॉब्लम क्रिएट किया जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट किया। ठीक है, तो भारत के 3 जो इलाके उसने अपने इसमें दिखाए और एक बॉर्डर टेंशन क्रिएट किया। नेपाल के साथ भारत की जो बॉर्डर थी, ये ओपन बॉर्डर थी। नेपाल के बॉर्डर पर कोई फेंसिंग नहीं है, वहाँ पर कोई मिलिट्री खड़ी नहीं रहती, यहाँ पर कोई चेक पोस्ट नहीं है, ओपन बॉर्डर है, आप फ्रीली आ जा सकते हैं, जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। लेकिन नेपाल ने फायरिंग करके प्लस ये जो घिनौनी हरकत की है, ठीक है ना, घिनौनी हरकत, मैं क्लियर कट फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो नेपाल ने घिनौनी हरकत की है, नेपाल ने ये पूरी हरकत चीन के इशारे पर की है और चीन अपना जो है, चीन का ड्रैगन अपने पंजे फैला रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए ये काफी बड़ी समस्या है। हाँ, इज इट अ रियली सीरियस मैटर फॉर इंडिया? हाँ, तो आंसर है यस। भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी विकराल समस्या है। ठीक है, और भारत के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत के पास एक ऐसी समस्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये वाकया तब हुआ है जब भारत आंतरिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कोरोना वायरस का कहर है। वो कोरोना वायरस जो चीन से आया हुआ है। ठीक है, चीन से आया हुआ कोरोना वायरस भारत में कहर ढा रहा है, हमारे आंतरिक हालात को खराब कर रहा है। दूसरी बात, ठीक है, चीन ने नॉर्थन बॉर्डर के ऊपर पेंगोंग से लेक पे जो है कब्जा करने की कोशिश की है। तीसरी बात जो है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। तो चीन ने अपने इशारों की तरफ से नेपाल को एक्टिवेट किया। तो यहाँ पर आपको मैं जो अभी बात बताने वाला हूँ, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी एकदम बोल सकते हैं सीक्रेट भी है, और आपके सामने ये उजागर कर रहा हूँ। चीन, नेपाल और पाकिस्तान के बीच में एक सीक्रेट पैक्ट हुआ है। ठीक है, ये आज का पैक्ट नहीं है, ये पैक्ट तब हुआ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में हुआ और पाकिस्तान और चाइना के गवर्नमेंट के बीच में हुआ। ठीक है, ये ट्रायड है, हम बोल सकते हैं ये मॉडर्न एक्सिस ऑफ एशिया, एशिया के एक्सिस है ये। इनके बीच में पैक्ट हुआ है कि जब चीन और भारत के बीच में जंग छिड़ेगी, तब पाकिस्तान और नेपाल पूरी तरीके से चीन का जो है साथ देगा। तो सीक्रेट पैक्ट क्या है, क्यों देगा ये लोग साथ, क्यों ये लोग जो है चीन के इशारों पर नाचेंगे? एक तो चीन ने इतनी सारी मदद की है, इतना सारा पैसा दिया है, चीन के इशारों पर इनका सब कुछ प्रभुत्व बना हुआ है। चीन को मदद करने के एवज में इनको क्या मिलेगा? ठीक है, तो सीक्रेट पैक्ट में क्या है, चीन के और नेपाल के बीच में जो पैक्ट हुआ है कि चीन अगर भारत के साथ लड़ाई में जीतता है तो नेपाल को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये दोनों प्रदेश नेपाल को सौंप दिए जाएंगे। ये वही 2 प्रदेश है जो 1918 के ट्रीटी ऑफ सगोली जो साइन हुई थी ब्रिटिश इंडिया और नेपाली गवर्नमेंट के बीच में, वहाँ पर जो है अलग कर दिए गए थे। तो नेपाल का कहना है कि अगर नेपाल साथ देगा चीन का किसी भी हाल में भारत के खिलाफ लड़ाई में, तो नेपाल जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये 2 जो भारत के स्टेट है, नेपाल में विलीन कर लेगा।
पाकिस्तान क्यों देगा? पाकिस्तान चाहता है कि जितना भी कश्मीर है वो पाकिस्तान के पास रहे, और चीन को तो पूरा लद्दाख चाहिए और पूरा अरुणाचल प्रदेश चाहिए। ठीक है, बांग्लादेश को भी चीन ने लालच देने की कोशिश की है। बांग्लादेश को जो है चीन बता रहा है कि हम आपको सबमरीन देंगे, तो बांग्लादेश भी साइलेंट रहेगा। ठीक है, श्रीलंका तो भारत के खिलाफ कुछ बोलेगा ही नहीं, लेकिन वो चीन के खिलाफ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि चीन का इतना बड़ा हेवी इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में हुआ, हबन टोटा पोर्ट जो है चीन के अधीन है। तो देख सकता है कि भारत को चारों तरफ से इन लोगों ने घेर लिया है। आगे बढ़ते हैं, भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस है। ये जो स्थिति है, भारत के पास स्ट्रैटेजिक इमरजेंसी की स्थिति है। भारत अभी इमरजेंसी में जाने वाला है। ठीक है, भारत के सामने युद्ध सामने आके खड़ा है। ठीक है, वॉर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया, और ये इनएविटेबल वॉर है। ठीक है, जो भारत के ऊपर जानबूझ के लादा जाएगा। भारत शांतिपूर्ण देश है, लेकिन ये ज़्यादा जानबूझ के लादा जाएगा। हमारी शांति का गलत इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। ठीक है, हमारी लीडरशिप ने, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप सतर्क हो जाइए। भारत और चीन के बीच में युद्ध होने की 99.99% संभावना है। ठीक है, अगर 1% अगर नहीं हो सकता है तो वो शायद हो सकता है मिरेकल हो जाए, लेकिन 99.99% जो है ये डेफिनेटली है कि भारत और चीन के बीच में एक बड़ा युद्ध छिड़ने जा रहा है, जिसमें नेपाल हमारे साथ में नहीं है, पाकिस्तान हमारे साथ में नहीं है, बांग्लादेश हमारे साथ में नहीं है, और श्रीलंका भी हमारे साथ में नहीं है। ठीक है, अगर नेपाल के इस गुस्ताखी के ऊपर भारत ने अगर संज्ञान नहीं लिया, चुप्पी साधी रही, जिस तरीके से ये लोग सिंपल स्टेटमेंट दे रहे हमारे डिफेंस मिनिस्टर और मेजर जनरल, तो इसका काफ़ी बुरा खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। ठीक है, क्या भारत ऐसा काम करेगा कि हम सोचेंगे, या फिर भारत बोलेगा कि हम बात करेंगे? भारत को क्या करना चाहिए? क्या बोलेंगे? हम सोचेंगे, हम बात करेंगे। 2015 में तो सोचते ही रह गए। चीन ने जो है नेपाल में अपने पैर जमा लिया, क्या हम बात करेंगे? 70 सालों से हम लोग जो है पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, कोई हल निकला उसका? नहीं हल निकला। ठीक है, या फिर हम कार्रवाई करेंगे और हम नेपाल को सबक सिखाएंगे। हम नेपाल को सबक सिखाएंगे। ठीक है, क्या भारत कार्रवाई करेगा? भारत को जो शांतिपूर्ण पोस्चर है, क्या वो टेक इट ग्रांटेड लिया है सभी ने? हाँ भाई, भारत शांत रहेगा, इसको कितने भी थप्पड़ मारो दूसरा गाल आगे आएगा, गांधी जी जो बोल के गए हैं, और हम ऐसे ही मार खाते रहेंगे। ठीक है, नेपाल जैसा छोटा सा राष्ट्र अगर भारत को आग दिखा रहा है, और नेपाल का जो प्रधानमंत्री बोल रहा है कि हम अपने भूमि के लिए भारत के लड़ने के लिए तैयार है, आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। भारत की सेना जिसका मनोबल जो है टूट रहा है, क्योंकि हमारे जो लीडरशिप शांत है। ठीक है, नेपाल का फितूर हो जाना, चीन की तरफ हो जाना, भारत के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। नेपाल के बहुत सारे लोग भारतीय सेना में काम करते हैं, और भारतीय सेना के सीक्रेट उनको पता है। अगर नेपाल के लोग अगर चाइना की तरफ हो गए, नेपाल के जो काम करने वाले लोग जो भारतीय सेना में है, तो भारतीय सेना का सीक्रेट कोई सीक्रेट नहीं रहेगा। नेपाल के लोग जो भारतीय सेवाएं देती है उसके अंदर है, तो हमें सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, हमने शत्रु पाल लिया है। ठीक है, भारत को काफ़ी जल्द कार्रवाई करनी होगी, और काफ़ी सोच समझ के कार्रवाई करनी होगी। भारत के पास कुछ ऑप्शंस है जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, उस ऑप्शंस को मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस है, सॉफ्ट ऑप्शंस और हार्ड ऑप्शन क्या है। ठीक है, सॉफ्ट ऑप्शन क्या है भारत के पास? भारत के पास सॉफ्ट ऑप्शन ये है, रीनिगोशिएट ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस। जो ट्रीटी हमने की थी 1950 में, उसको रीनिगोशिएट किया जाए, और नेपाल को जो चाहिए वो मुहैया करा दिया जाए। नेपाल को बोल दिया जाए कि भैया आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, हाँ आप हमारे पास आइए, आपके बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ेंगे, आप प्रॉपर्टी ओन करो, लेकिन हम आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं करें। ठीक है, लेकिन इसका भी असर मेरे ख्याल से कुछ होगा नहीं, क्योंकि नेपाल के दिमाग में तो बीजिंग चढ़ा हुआ है। नेपाल जो बोली बोल रहा है वो बीजिंग ने वहां पर टेप रिकॉर्ड किया हुआ। बीजिंग के हाथ में नेपाल का रिमोट कंट्रोल है, तो कैसे नेपाल हमारी बात मानेगा? हाँ, दूसरा एक ऑप्शन है कि हमारे मिनिस्टर लेवल के ऊपर बातचीत हो। ठीक है, लेकिन नेपाल बातचीत करने पर तैयार नहीं है। ठीक है, सुषमा स्वराज जी ने बातचीत करने की कोशिश की थी 2015 में, लेकिन उन्होंने मानी नहीं। तो नेपाल ने जो अगर ठान लिया है दिमाग में कि हमें चाइना के इशारों पर चलना है, और नेपाल की लीडरशिप बोल रही है कि हम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से सीख रहे हैं,
जो चाइना बोलेगी वो करेंगे, तो कैसे वो हमारे साथ बात करेंगे? ठीक है, इन्वोकिंग कल्चरल टाइज वो तो हम कर ही रहे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे कि हमारे जो है नेपाल के साथ रोटी बेटी के संबंध है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, हमारा कल्चर एक जैसा है, एक जैसे त्यौहार मनाते हैं, वहाँ पर जो है भोलेनाथ का मंदिर है, ठीक है, पशुपति नाथ का मंदिर है, यहाँ पर केदारनाथ है, ठीक है, बद्रीनाथ है। ये सारे जो है बातें नेपाल के बहरे कानों पर जो है जू तक नहीं रेंग रही है, ठीक है, बहरे कानों पर नहीं जा रही है, ठीक है। हम कितने भी ढोल बजा रहे उसको नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि उसने जो है चाइनीज म्यूजिक का जो है ईयरफोन लगा रखा है, ठीक है। नेपाल के कानों में किसका म्यूजिक गूंज रहा है? चाइना का। तो वो हमारी बात सुनने वाला नहीं है। सॉफ्ट ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन ये कारगर नहीं है। क्या हम उसको इकोनॉमिक कंसेशन दे सकते हैं? हाँ, अब तक तो क्या कम इकोनॉमिक कंसेशन दिए, हमने जो है नेपाल को पूरी तरह से छूट दे रखी है, ठीक है। हालांकि एक चीज बचती है कि हम पूरी तरीके से उसके ऊपर जो टैक्स लेते हैं, छोटा मोटा जो टैक्स है हमारी चीजें, वो टोटली टैक्स फ्री कर दे, ठीक है। भारत से ज्यादा सस्ती चीजें जो है नेपाल में हो, ये हो सकता है। लेकिन क्या इससे नेपाल अपना रवैया बदलेगा? जो नेपाल चाइना के लाल रंग में रंग चुका है, क्या नेपाल चेंज होगा? सोचिए और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, आप पक्का कमेंट कीजिए, ठीक है ना। भारत के पास कुछ हार्ड ऑप्शंस है, ठीक है। हार्ड ऑप्शन को जाने से पहले फिर से एक सॉफ्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। सॉफ्ट ऑप्शन और कुछ भी है, ठीक है। भारत जो है नेपाली सिटीजन के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप अनाउंस कर सकता है, बहुत सारी स्कीमें लेकर आ सकता है। भारत तो अपने लोगों के लिए स्कीम लेकर आता है, भारत को नेपाल के लोगों के लिए भी स्कीम लेकर आना पड़ेगा। भारत SEZ बनाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएगा, क्रिएट करेगा, कहाँ पर? नेपाल इंडिया बॉर्डर की तरफ, ठीक है। भारत नेपाल को फ्री ऑफ कॉस्ट रेल कनेक्टिविटी देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एयर कनेक्टिविटी देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल्स देगा, स्कूल्स देगा, सब पूरा खर्चा भारत उठाएगा। मोर फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट इन नेपाल, हो सकता है बहुत ज़्यादा फंडिंग देगा। लेकिन क्या अभी वो समय है सॉफ्ट ऑप्शन का? ठीक है, सॉफ्ट ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन अभी वो समय मेरे ख्याल से तो नहीं है। आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। मैं कुछ अभी आपको हार्ड ऑप्शन बताता हूँ, ठीक है। भारत के पास कुछ हार्ड ऑप्शन है। एक है क्रिएट अ न्यू नॉर्मल इन अ फॉरेन रिलेशन विद नेपाल। नेपाल के साथ जो अपने संबंध है कुछ अलग तरीके से क्रिएट करो। हमने जो स्पेशल रिलेशनशिप रखी थी उसको रिवाइवल करो, ठीक है। जैसे नेपाली लोगों को फ्रीली जो आना जाना है उसको बंद करना पड़ेगा, उनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी, उनको पासपोर्ट जरूरी होगा, वीज़ा की फ़ीस काफ़ी हाई होगी, जल्दी जो है सारे नेपाली लोग भारत के बॉर्डर में नहीं आ सकेंगे, ठीक है। इतने सारे बहुत सारे जो है ट्रांजिट रिस्ट्रिक्शन हमें लगाने पड़ेंगे। हमारी जो ट्रीटी है, फ्रेंडशिप ट्रीटी 1952 की जो ट्रीटी है, उसको हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। बॉर्डर के ऊपर हमें फेंसिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है। नेपाल को पूरी तरीके से बताना पड़ेगा कि भैया नेपाल तुम अपनी औकात में आ जाओ, ठीक है ना, चाइना के रंग में मत रंगो, ठीक है। तुम लैंडलॉक हो और लैंडलॉक हो जाओगे अगर भारत में चाहा तो, ठीक है। हम नेपाल को मिलिट्री रिस्पांस दे सकते हैं, हम अपने इंटेलिजेंस एजेंसी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है, अगर ट्रीटी ऑफ सगोली जो है वॉर से ही हुई थी, तो हमें भी नेपाल के साथ लड़ाई में जाना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू एनेक्स नेपाल टू इंडिया। नेपाल को हमें कब्जा करना पड़ेगा और नेपाल को बताना पड़ेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं करते तो हमें सबसे पहले बॉर्डर सील करके नेपाली सिटीजन को भारत से निकालना पड़ेगा। भारत के अलग अलग सिटीज़ में रह रहे सारे जो नेपाली है उनको अपने नेपाल में फिर से जाना पड़ेगा, ठीक है। भारत की जितनी गोरखा बटालियन है उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल का चीन के साथ मिलना भारत के सामरिक चीज़ों के लिए खतरा बन चुका है, ठीक है। नेपाल के लोग भारत के अंदर रहते हुए स्पाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, ये भारत की लीडरशिप ने समझना चाहिए, ठीक है। सॉफ्ट ऑप्शन है, लेकिन भारत के सॉफ्ट ऑप्शन को सभी लोगों ने टेक इट ग्रांटेड लिया हुआ है और भारत के पास बहुत बड़ी समस्या निर्माण हुई है। अभी ये तीनों लोग एक साथ हो गए, 3-4। चीन ने एक ऐसा षड्यंत्र बुना है कि भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ नेपाल हो गया, एक तरफ बांग्लादेश है नीचे, ठीक है, और नीचे की तरफ जो है हम देख सकते हैं श्रीलंका है, वो भी भारत का साथ नहीं दे रहा। मॉरिशस, माले जो है वो भी अलग हो गए हैं। माले का इवेंट तो आप जानते ही हो। चीन ने अलग अलग मिलिट्री बेस बना लिए हैं,
एक तो डी जिबूती में है जहाँ से वो डायरेक्ट असेस कर सकता है अरेबियन सी के द्वारा हमारा जो वेस्टर्न जो सी कोस्ट है वो डेंजर में है उसका, और एक बेस हबनटोटा में है, एक बेस ग्वादार में है, ठीक है, नेवल बेस, और नियरेस्ट बेस कोको में है। तो भारत को उसने चारों तरफ से घेर लिया है। और चीन की जो 25 साल की जो डॉक्ट्राइन थी अभी वो अप्लाई कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को उसने एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है। ये भारत को समझना है। भारत को अभी बहुत फास्ट निर्णय लेने पड़ेंगे, ताज़ा, ठीक है ना, आराम से नहीं बैठना पड़ेगा। भारत को जो नेपाल ने की हुई जो गुस्ताखी है उसको ठीक ढंग से समझना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है इलाका, इसको भारत को नेपाल को जो है अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये इलाका क्या है, किस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हैं ट्राई जंक्शन है, ठीक है। नेपाल ने क्या किया, ये जो इतना एरिया है ये अपने इलाके में दिखाया हुआ, यहाँ से नहीं, यहाँ से, ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ से इतना, तो ये टोटली भारत ऑक्यूपाइड है, मतलब ऑक्यूपाइड नहीं, भारत का यहाँ पर प्रेजेंस है। और अभी से नहीं, 1918 से, सगोली से, ठीक है ना, भारत का यहाँ पर एक्सपीरियंस है। ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये है मानसरोवर, ये है राक्षस ताल, ठीक है, ये दोनों सरोवर के नाम है लेक के। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे G219, चाइना ने एक सुपर हाईवे बनाया हुआ है इसी के ऊपर से, और ये सुपर हाईवे की एक लिंक जो है ये यहाँ पर आ रही है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये बूरांग नाम की जगह है, बूरैंग करके नाम की जगह है जिसको चाइना ने डेवलप किया हुआ। भारत के जो श्रद्धालु लोग हैं यहाँ से ही आगे जाते हैं मानसरोवर की यात्रा पर, ठीक है ना, यहाँ से जाते हैं, चाइना से यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से रिटर्न आएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं सामरिक तौर पर ये किस तरीके से इन्होंने डेवलप किया है। ये है सैटेलाइट फुटेज बूरैंग काउंटी की। बूरैंग काउंटी जो अभी मैंने बताया जो इलाका जो सबसे नियरेस्ट है बूरैंग काउंटी की, उन्होंने इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स है जो कि मिलिट्री पर्पस मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्लोजेस्ट फुटेज है ये बड़ा साइलोज है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है, ठीक है। और ये वर्कशॉप है, केमिकल वर्कशॉप्स है। यहाँ पर आप जो है लॉन्ग डिस्टेंस जो टावर बोला जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स और या फिर स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स को कंट्रोल करने वाला वो है। तो चीन ने जो है काफ़ी भारी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ। चीन का प्लान पूरी तरीके से परफेक्ट है और वो अपने प्लान के अनुसार आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है इंडिया की पोस्ट, इंडियन पोस्ट, जिसको हम कहते हैं नाबीडांग कैंप। नाबीडांग कैंप है, ठीक है। ये है कैलाश मानसरोवर यात्रा का कैंप, ठीक है। यहाँ पर हमारा मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है, लेकिन ये केवल जो है हमने इलाका बनाया हुआ है किसके लिए, कैलाश मानसरोवर यात्रियों को पहुँचाने के लिए। ये जो नया रोड है अभी इनॉग्रेट किया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, ठीक है, राजनाथ सिंह जी ने 8 मई को। यही रोड आगे जाता है बूरैंग काउंटी तक, मतलब ये रोड अभी ऑल वेदर रोड बन गया है। तो भारत की अगर जरूरत पड़ने पर सेना जो है चीन के जो इलाके में बहुत जल्द से जल्द पहुंच सकती है। इसी के बाद नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया है, ठीक है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हाई एंड नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले चीन ने अपनी जो रक्षा नीति काफ़ी चौकी कर ली है, ठीक है। ये है नियरेस्ट मैप, आप देख सकते हैं, ये बूरैंग काउंटी है, ये बूरैंग काउंटी है। और ऊपर जो G219 जो हाईवे था उसको कनेक्टेड एक हाईवे S207 इन्होंने बनाया हुआ है, और यही हाईवे नेपाल से यहाँ पर कनेक्ट किया है हिल्सा में, ठीक है। और इसी हाईवे को ये सुपर हाईवे बनाने वाले हैं, जिस एग्रीमेंट जिसको बनाने वाले हैं वो एग्रीमेंट साइन किया था किसमें, KP शर्मा ओली ने और हमारे चीन के जो राष्ट्रपति है उन्होंने साइन किया था। तो नेपाल ने क्या किया कि ये जो इलाका है यहाँ से इतना, ये जो है क्लेम किया है, इतना इलाका नेपाल बोल रहा है उनका है, ठीक है। हालांकि ये उत्तराखंड का इलाका है, भारत का जो एक स्टेट है उत्तराखंड उसका इलाका है, और यहाँ पर भारत का कैंप है, ये यहाँ पर भारत का कैंप है। ये जो एरिया है ये काला पानी एरिया है, यहाँ से काली नदी जो है जिसको शारदा रिवर भी कहा जाता है उसका उगम होता है। सगोली के ट्रीटी में कहा गया था कि इसके जो इस नदी के जो है ईस्टर्न साइड का पार्ट नेपाल का होगा
और जो है वेस्टर्न साइड का पार्ट इंडिया का होगा। लेकिन नेपाल बोल रहा है नहीं, इसका जो उगम है यहाँ पर नहीं है, इसका उगम इधर कहीं अंदर है। ठीक है, क्योंकि एक दो नाले जो है यहाँ से आके मिलते हैं यहाँ पे, तो नेपाल क्लेम कर रहा है कि नहीं नहीं, काली नदी जो है यहाँ से उगम पाती है और ये पूरा इलाका उनका है। तो ये अचानक 70 साल में क्यों उजागा है? क्योंकि बुरेंग काउंटी और ये जो पूरे इलाके में जो है चीन ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर कवर किया हुआ है, वहाँ तक जो है भारत की पहुँच ना हो। और जो है भारत ने अभी जो करंट रोड बनाया यहाँ तक बॉर्डर तक आने वाला जो है, जो अभी 8 मई को इनॉग्रेट किया गया, उसको काउंटर करने के लिए है ये। तो चीन की सामरिक नीति काफ़ी खतरनाक है। ठीक है, इसको हमें पड़ताल करनी चाहिए। ठीक है, और हमें ठीक ढंग से इसको समझना चाहिए। आपको थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके दिखाता हूँ। अरे हाँ, ठीक है, आप देख सकते हैं ये है इनलार्जमेंट एरिया। ये ट्राई जंक्शन है, यहाँ पे ये ट्राई जंक्शन है जहाँ पर नेपाल इंडिया चाइना की बॉर्डर मिलती है। ठीक है, यहाँ पर नबांग कैंप है और यहीं से मानसरोवर यात्रा के लिए रास्ता जाता है। यही आगे जाके बुरेंग काउंटी से मिलता है। यहाँ पर कच्चा रास्ता है, लेकिन चीन ने बुरेंग काउंटी से लेकर हिल्सा तक एक सुपर हाईवे बनाया हुआ है। S207 नाम का हाईवे है। बुरेंग काउंटी में उन्होंने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं। ठीक है, और इस बॉर्डर के चारों तरफ भी यहाँ पर अलॉन्ग साइड बॉर्डर हायर पोस्ट पर भी उन्होंने अपने हाई एंड इक्विपमेंट मिसाइल्स को तैनात कर दिया है। ठीक है, जबकि भारत की तरफ जो है, हमारे बॉर्डर की तरफ हम लोगों ने ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है। जब भी हम डेवलप करने जाते हैं उसके लिए चीन जो है अड़बंगा लगा देता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लद्दाख में उन्होंने अड़बंगा लगाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगली साइड की तरफ। चाइना करंटली यूजिंग आर्ट ऑफ वॉर पॉलिसी। कौन सी थियरी यूज कर रहा है इंडिया की तरफ? सन जू की जो आर्ट ऑफ वॉर है वो इंडिया के खिलाफ यूज कर रहा है। नेपाल इज अ न्यू कम्युनिस्ट कॉलोनी ऑफ चाइना। नेपाल जो है चाइना की कठपुतली बन चुका है, जो चाइना के इशारे पर नाच रहा है। एंड विल सर्व द पर्पस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ चाइना। ऑल द एविडेंसेस विच आई पुट इन फ्रंट ऑफ यू, जो इतने मैंने एविडेंस आपको दिखाए, वो एक ही तरफ इशारा करते हैं, चाइनाज एडवांसमेंट इन इंडियाज बैकयार्ड। भारत के जो कुंपण है पीछे, ठीक है ना, घर के पीछे ही चाइना ने अपना एक बहुत बड़ा बेस बना दिया है। चाइना बहुत बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने वाला है बहुत जल्द। इंडिया हैव टू टेक अ क्विक एंड हार्ड पॉलिसी डिसीजन। इंडिया को बहुत ही फास्ट डिसीजन लेने की जरूरत है। बाय क्रिएटिंग अ बॉर्डर डिस्प्यूट, चाइना इज टेस्टिंग इंडियाज प्रिपेयर्डनेस। इंडिया का प्रिपेयर्डनेस टेस्ट कर रहा है। ठीक है ना। दिस इवेंट में लीड टू द मेजर कॉन्फ्लिक्ट। इस एरिया में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने की बहुत बड़ी संभावना है। ठीक है, चाइना's एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी इज वेरी डेंजरस। चाइना की जो पॉलिसी बहुत ही डेंजरस है और भारत को अभी जो है शांतिपूर्ण जो उसका पोस्चर है छोड़ देना होगा और भारत को चाणक्य नीति को अपनाना होगा, या फिर मुद्र राक्षस की ब्रीच विथ पियर्स की नीति अपनानी होगी। ठीक है, अभी एक खबर आ रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चीन ने भारत के ऊपर जो है फायरिंग कर दी है। कहाँ पर? लद्दाख रीजन में। उसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। उसमें कुछ ऑफिसर्स है, सेना के अधिकारी भी है और सेना के जवान है जो शांतिपूर्ण तरीके से चीन के सामने खड़े थे। जो इस विवाद में चीन ने अचानक फायर खोल दिया है। देखो, मैं जब चीन की रणनीति आपको बता रहा हूँ किस तरीके से क्या हो रहा है, नेपाल के जरिए चीन क्या कर रहा है। चीन आमादा है, आपको सजग होने की बहुत जरूरत है। ठीक है, चीन ने ऑलरेडी फायरिंग किया हुआ है और भारत कैसे रिस्पॉन्स करेगा इसके ऊपर डिपेंड है। अभी भी भारत अगर शांत रहता है तो शायद भारत की तरफ से ये संदेश होगा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन चीन अगर इसके ऊपर कार्रवाई करता है तो अलग है तार। तो चीन की तरफ से एक क्लियर कट मैसेज है कि हम आपको अभी कुचलने वाले हैं। हमने अपनी डॉक्ट्राइन सेट कर दी है। भारत को बहुत फास्ट फैसले लेने पड़ेंगे, बहुत हार्ड फैसले लेने पड़ेंगे और चीन को, नेपाल को और पाकिस्तान को इस तरीके से सबक सिखाना पड़ेगा जैसा इजराइल ने अपनी इजरायली वॉर में उसके सारे दुश्मनों को सिखाया था। ठीक है ना। चीन को बी फिटिंग रिप्लाई देना पड़ेगा जो चीन ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। हमें मुद्रा राक्षस की चक्रव्यूह नीति और बी हेडिंग बाय पियर्स वाली नीति अपनानी होगी। हमें चंद्रगुप्त की नीति अपनानी होगी। हमें जो है अशोका की नीति अपनानी होगी। अशोक
मैक्सिमम ग्लोरीफाई किया जाता है कि उन्होंने शांति का संदेश पहुंचाया। अशोक का शांति का संदेश लोगों ने माना क्योंकि अशोक जो है बर्बर राजा था, ठीक है ना, उसने इतना रक्तपात किया था, इस तरीके से चढ़ाई करता था कि किसी को भी बख्शता नहीं था। तो इसलिए अशोक के जो शांति के संदेश लोगों ने अपने राज्यों में लगाए, क्योंकि अशोक का जो डर था सबके मन में था। आज भारत का डर किसी को नहीं रहा है क्योंकि चीन ने अपनी प्रभुसत्ता सब तक पहुंचाई है। भारत के लीडरशिप के पास ये मौका आया है। भारत के लीडरशिप को अभी अपने आप को प्रूव करना है, उनकी देशभक्ति प्रूव करनी है। आप सभी को अभी तैयार हो जाना होगा क्योंकि लड़ाई आपके सर पर है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, लड़ाई आपके सर पर है। अगर हमने ठीक ढंग से, पूरे भारतवासियों ने अगर होशो हवास में काम किया, ठीक है, हम सब एकजुटता से काम किया, तो हम चीन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो अगले 1000 साल तक इसका सदमा नहीं भूल पाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार जापान ने रशिया को सबक सिखाया था 1905 में। ठीक है, रशिया ने सोचा था कि जापान को हरा देगा, छोटा सा देश है, कुछ नहीं करेगा, लेकिन जापान ने रशिया की ईंट से ईंट बजा दी थी। ठीक है, जिस तरीके से अरेबियन कंट्रीज ने जो है इजराइल को घेर लिया था चारों तरफ से और उसके ऊपर हमला कर दिया था, इजराइल ने उनकी ईंट से ईंट बजा दी, उसी प्रकार भारत को इस बार संज्ञान लेना होगा। ठीक है, भारत के शांतिपूर्ण रवैये को चाइना ने काफी स्ट्रांग लिया और ये लड़ाई का आगाज है। अभी जो खबर आ रही है, ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी जो खबर मिली है कि चाइना ने अटैक कर दिया है, हमारे जो 20 जवान घायल हो गए हैं। ठीक है, ये बड़े कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन वॉर का नहीं हुआ है। ऑफिशियल डिक्लेरेशन करने के लिए लगभग 1 से 1.5 हफ्ता लग सकता है। दोनों एम्बेसी एक दूसरे को लेटर देंगे, एम्बेसिडर्स और कंसुलेट विड्रॉ होंगे, तब तक लड़ाई छिड़ जाएगी। ये उसी का आगाज है। अगर मेरा वीडियो जो कोई भी देख रहा है और ये एनालिसिस जो है हमने अपने गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता है, प्लीज जल्द से जल्द पहुंचाइए। हालांकि वहां पर भी बैठे हुए अधिकारी इसके बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ मुद्र राक्षस की डॉक्ट्राइन आपको खोजनी होगी। ठीक है, उसको पढ़ना होगा, जो राजेंद्र चोला ने भी अप्लाई किया था, जिस डॉक्ट्राइन को, और अपना साम्राज्य को बनाए रखा था। ठीक है ना, राजेंद्र चोला साउथ इंडिया का बहुत बड़ा वॉरियर था। ठीक है, उसने फर्स्ट नेवी बनाई थी। ठीक है, इसी तरीके से हमें अभी एक साथ रहना है। आप सभी स्टूडेंट को मेरा यही संदेश है कि अपने नॉलेज को रियल ग्राउंड पे यूज करो। आपको वो सारी चीजें पता चलेगी जो भविष्य में होने वाली है। आप प्रेडिक्ट कर पाओगे, आप अंदाजा लगा पाओगे क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला, किस तरीके से इवेंट अनफोल्ड हो रहे हैं। ये जो इवेंट होने जा रहा है बहुत काफी खतरनाक है, और अभी जो हुआ है न जाने कल क्या होगा, मैं नहीं जानता। ठीक है ना, लेकिन इतना जरूर है कि ये वॉर भारत के ऊपर लादा जाएगा, आज नहीं तो कल लड़ाई होगी। ठीक है, हाँ, भारत अगर स्विफ्टली इसके लिए रिस्पांस क्रिएट करता है तो चीन के दांत खट्टे कर सकता है, चीन की ईंट से ईंट बजा सकता है। ठीक है, हालांकि भारत के साथ अभी जो बहुत कम राष्ट्र है। ठीक है, तो नेपाल का बदलता हुआ चरित्र हमने देख लिया, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही। ठीक है, और चीन ने अपना जो थियरी जो है कैसे अप्लाई किया हुआ है उसका हमने टोटल विश्लेषण देख लिया। ठीक है, आपको क्या लगता है भारत ने क्या करना चाहिए, किस तरीके से भारत के जनता ने इसको रिस्पॉन्स करना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी क्या है? ठीक है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है आगे आने वाले इवेंट्स के लिए। ठीक है, आप जान लो। ठीक है, इसको केवल कपोल कल्पना मत समझो कि प्रेडिक्शन मत समझो, ये वाकई में हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में होने वाला है। भारत के ऊपर एक लड़ाई को जानबूझ के लादा जाएगा बाय चीन फिर से प्रेशराइजली हमारे ऊपर युद्ध लाद रहा है। ठीक है, आपका ओपिनियन क्या है? ठीक है, प्लीज कमेंट में सेक्शन में लिखो। भारत ने कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपको ये समझ में आया, अच्छा वीडियो लगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलो, और इस इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ, ताकि हमें अभी नेपालियों से भी सावधान रहना है। ठीक है ना, उनसे भी हमें सावधान रहना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो लोग हमारे खिलाफ काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी भारत सरकार क्या डिसीजन लेगी ये भारत सरकार के ऊपर है, लेकिन ये मेरा जो एनालिसिस आपको ठीक लगा तो उसके लाइक शेयर कमेंट
और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर इसको फॉरवर्ड करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोगों को समझ में आए कि वास्तविक स्थिति क्या है। ठीक है, मैं और एक वीडियो आपको जल्द से जल्द जारी करूंगा कि चीन ने किस तरीके से षड्यंत्र रचा है भारत के खिलाफ, और आगे फ्यूचर में टेंटेटिव डेट में क्या होने वाला है। ठीक है, हमें लग रहा था कि चीन ऐसा कुछ करेगा, लेकिन इतना जल्दी कुछ करेगा, भारत के ऊपर जो है फायरिंग करेगा। ठीक है, ये नहीं सोचा था। पिछले 50 सालों के बाद पहली बार भारत और चीन के बॉर्डर पर गोली चली है। ठीक है, ये काफ़ी दर्दनाक है, जिसमें भारत के सैनिक शहीद हुए हैं। भारत को काफ़ी जो है सोच समझ कर कदम उठाने हैं, और इस तरीके से कदम उठाने हैं कि चीन की नाक को काट देना है। ठीक है, इसी के साथ विदा लेता हूँ मैं आप सभी से। ठीक है, मेरी ये वीडियो और मेरी क्लास अटेंड करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कूल, बी सक्सेसफुल। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, देश को आपकी ज़रूरत है, देश को हमारी ज़रूरत है, हमारे हौसले की, हमारे जज्बे की ज़रूरत है, हमारे हर एक चीज़ की ज़रूरत है। हमें देश के पीछे इकट्ठा होना है, देश के साथ खड़े रहना है, और हमारे दुश्मनों को ख़त्म करना है। ये वही वाकया है, ये वही इंसिडेंट है जिस तरीके से फ्रांस के साथ हुआ था। फ्रांस को चारों तरफ से जो है उसके दुश्मनों ने घेर लिया था, जब नेपोलियन था, जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, और फ्रांस ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चारों तरफ चारों दुश्मनों को चीत कर दिया था। ठीक है, अभी भारत की लीडरशिप के पास नेपोलियन जैसा ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखते हैं भारत की लीडरशिप उस चैलेंज को कैसे मीट करते हैं। ये आपकी और हमारी ज़िंदगी का सवाल है। ठीक है, केवल नेपाल के रंग बदलू क्रिकेट नेपाल का नहीं है, या फिर हमेशा सांप की तरह फन उठाने वाला हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, उसकी बात नहीं है। ये सभी हमारे दुश्मन बन गए हैं, सभी एक साथ मिल गए हैं। हमें इनको एक साथ एकजुटता के साथ लड़ना है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, देश के लिए आगे रहिए सदा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ।